जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे जब पे हमने इसको छोड़ा था लास्ट टाइम। ठीक है। तो हमने 12 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द 13 टाइप, दैट इज प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जाम में एंड बहुत ही बेसिक लेवल के ही आता है, मीन्स उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जैसे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो कि बहुत ही फंडामेंटल है। अभी जो एक नया टॉपिक, मतलब जो एक थोड़ा सा एडवांस में आता है, वो है डिस्काउंट पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 30% लॉस। Had his selling price been 150 more, he would have made a profit of 10%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक प्रोडक्ट को 30% लॉस पे बेचा गया, यानी कि अगर वो 100% पे रहता, मतलब 100% तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो यानी 30% लॉस, यानी कि 70% हमने उसको बेचा है। ठीक है। उसके उसमें उन्होंने कहा अगर हम 150 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर देते सेलिंग प्राइस बढ़ा रुपए, देन ही वुड हैव मेड द प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके साथ क्लियर करूँ here, ठीक है, चल। So here we see the product sold at 30%। ठीक है, तो यानी कि 70% का हमने बेचा उसको। 70% की जो वैल्यू है 70/100 इंटू एक्स, उसमें अगर 150 ऐड कर दिया जाए तो वो 10% का प्रॉफिट देगा। 10% प्रॉफिट होने का मतलब टोटल उसका सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया, नया सेलिंग प्राइस, दैट इज 110%। ठीक है। तो 110% क्या होगा, 110/100 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करो। तो इसको हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी 375। बट इतना करने की जरूरत नहीं थी ना, आपको सिर्फ देखना ही था, मन में ही देख। क्वेश्चन अगर हम सीधा सीधा देखते कि 30% लॉस है, यानी कि 70% की वैल्यू है, 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, यानी कि 110% होगी ना सेलिंग प्राइस। तो पहली वाली सेलिंग प्राइस 70%, नई वाली सेलिंग प्राइस 110%। सो ओवरऑल जो डिफरेंस है इनके बीच का वो 40% है। तो ये जो 40% है वो कुछ और नहीं है, 150 रुपीज ही तो है। तो यानी कि 40% की वैल्यू अगर आपके पास क्या है, 150 रुपीज है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1/50/40। और हमको निकालना है फुल कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100%। तो इंटू 100 कर दो, तो हमारे पास आंसर आएगा, दैट वुड बी 375। सो मैंने दोनों मेथड आपको साथ बता दिए जो बेसिक ट्रेडिशनल है, और डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते थे, है ना। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, जनरली आप कर सकते हैं। ठीक है, 40% कैलकुलेट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2700 rupees, अ मैन लूजेस 10%। ठीक है, इफ ही सेल्स इट फॉर 3600, हिज गेन परसेंट। सिंपल सी बात है, देखो मैं यहीं पे आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। एक सेलिंग प्राइस, ठीक है, जब उन्होंने सेल किया 2700 पे, तो पर्सन को लॉस हुआ 10% का। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि बेसिकली उसने 90% पे बेचा, और जो 90% पे बेचा वो क्या है आपका, 2700। तो 90% की वैल्यू 2700 है। वो बोल रहा है कि इफ ही सेल्स इट फॉर 3600, उसका गेन परसेंट बताओ। तो पहले सीपी निकाल लेते हैं ना। तो 90% जब इतना है, तो 100% कितना होगा, 27 अपॉन, ऐसे करते हैं ना, 90%। एंड 100% का निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27। तो आंसर कितना आ रहा, 3000। यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी 3000 है, और 3000 की कॉस्ट प्राइस में उसने 3600 में बेच दिया, यानी कि 600 का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज निकालनी है उनको। तो 600 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 3000 इंटू 100। तो अगर हम निकालेंगे, तो बेसिकली ये 3000 था। तो एक जीरो बचा, एक जीरो ऊपर कट कर दिया, कितना बचा, सो दैट वुड बी 20। आंसर हमारा सीधा सीधा क्या आ रहा है, 20%। क्लियर। यहाँ पे मैंने सिमिलर तरीके से ही सॉल्व किया, थोड़ा सा डिटेल में समझाया, आप देख सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीड करो, अच्छे से रीड करो, देन उसके बाद समझो, बनाओ इक्वेशन जो बन सकती है, और परसेंटेज के साथ खेलो। दैट्स द बेसिक ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में जब मैंने पीवाईक्यू वाली बनाई थी, ये हमारा 2024 का पीवाईक्यू है। सो मैंने पहले भी सॉल्व करा है, सो मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, शॉपकीपर ने सेल किया ए और बी आइटम्स को। ठीक है, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो दुगना है ए से। शॉपकीपर ने पहले वाले को 10% पे सेल किया, दूसरे वाले को 20% पे। तो नेट प्रॉफिट बोला। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको एक तरीका बताया था कि आप एज्यूम कर सकते हो। आप मान लो कि ए की कॉस्ट प्राइस जैसी कि क्या है,
बी कॉस्ट प्राइस इज ट्वाइस दैट ऑफ ए। अगर ए की 100 है तो बी की 200 हो जाएगी। ठीक है, 100 का आपने 10% निकाला तो 10 रुपीज़, 200 का 20% निकाला तो आपके पास कितना हो जाएगा, 40 रुपीज़। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, दैट वुड बी अब टोटल 50 हो गया। इन टोटल जो इनका कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 200 प्लस 100 यानी कि 300। तो इसको टोटल 100 कर लो, दैट वुड बी 2020 50/3। तो इसका आंसर आएगा आपका 16.66। ठीक है, चल, तो बेसिकली यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं हम सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 76। किस नंबर में चलो, नंबर 54 है वैसे। ठीक है, इन अ स्टॉक क्लियरिंग सेल, ठीक है, a shopkeeper gives 40% discount on all item. He incurs a loss of 25% by selling the item of mark price 2000. Clear? Which one of the following is the cost price? तो वो कह रहे हैं कि एक क्लियरिंग सेल हो रही है। क्लियरिंग सेल मतलब आखिरी में माल को बेचना, ये खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है, उससे बढ़िया बेच दो। तो उसमें उसने 40% डिस्काउंट दे दिया। वो कह रहा है कि उसको जब उसने 40% का डिस्काउंट दिया ना, तो उसको 25% का लॉस हुआ बेसिकली। ठीक है, बाई सेलिंग इन आइटम विच इज मार्क्ड एट 2000। और उस आइटम का जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 2000। अब मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, दैट इज कि जब भी आप प्रॉफिट निकालते हो या लॉस निकालते हो, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल रहे हैं, तो ये हम निकालते हैं ओवर कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब भी हम डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट हमेशा निकाला जाता है ओवर मार्क प्राइस। और जब भी हम टैक्स ऐड करते हैं, ठीक है, तो टैक्स ऐड किया जाता है ओवर सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? चलिए, सो हमारे पास ये बेसिक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने बोला 40% का जो उसने बेसिकली डिस्काउंट दिया वो किस पे दिया होगा, मार्क प्राइस पे तो दिया होगा। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो क्या है हमारे पास, मार्क प्राइस 2000, डिस्काउंट है 40%, तो सेलिंग प्राइस बेसिकली कितना हुआ होगा, 60% ऑफ मार्क प्राइस ना, क्योंकि 40% का तो डिस्काउंट है। तो फुल तो कंप्लीट 100% होता है, 100 माइनस 40 कितना होता है, 60%। तो 60% ऑफ 2000 कितना है, 1200 रुपये। सो 1200 रुपये हमारे पास क्या आ गया है, डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 1200। और जो ये सेलिंग प्राइस है, उन्होंने बोला कि जब उसने 1200 पे सेल किया तो उसको 25% का लॉस हुआ। यानी कि लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यानी कि 25% कम कर दो कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100% था, उसमें से 25% कम किया, यानी कि उसने कितने में बेचा, 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस पे। तो 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या है हमारा, 1200। 1% कितना होगा, डिवाइडेड बाय 75, एंड देन वी हैव 100% निकालना है जो हमको। सो मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज 1600। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। बहुत ही सिंपलेस्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे सी पेपर में पूछे जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि टिपिकल कॉम्प्लेक्स टाइप के, है ना। जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं तो मैंने आपको बताया कि उनको अपने अप्रोच कैसे करना है। बाकी ये तो बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपने लगाना था, दैट इज ऑफ कि मार्क प्राइस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सॉरी डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, दैट इज मार्क प्राइस पे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि एक बार जब डिस्काउंट लगा, देन अगेन उस पर डिस्काउंट लग रहा है। क्लियर? तो जब भी डिस्काउंट होता है ना, तो उसमें ऐड नहीं होता है परसेंटेज। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल, उसको उसने एक प्रोडक्ट पे 10% का डिस्काउंट दिया, एंड देन उसके बाद उसने फिर से 10% का डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्लस करके आपने 20% डिस्काउंट बना दिया, नहीं। 10% डिस्काउंट दिया, अब वो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई, सेलिंग कॉस्ट जो आ गई वो कितनी हो गई, 90% हो गई। अब उस 90% पे 10% आपको डिस्काउंट मिला है दोबारा, सक्सेसिव वाला। क्लियर? तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब एक बार एक पहले एग्जीक्यूट हुआ एक डिस्काउंट, फिर उसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट लगा। क्लियर? इसको आप मान सकते हैं एक टाइप से जैसे कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो एक साल पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर अगले साल उस पे दूसरा एग्जीक्यूट होता है, फिर तीसरे साल उसके ऊपर एग्जीक्यूट होता है, थर्ड ईयर पे हमारा इंटरेस्ट। सो दैट इज सेम एज सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर? चलिए, नाउ इसमें हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन बाइज एन आइटम फ्रॉम अ शॉप फॉर विच द शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अ पर्सन
पे यूजिंग एन ई वॉलेट एंड गिव्स अ 10% कैशबैक। तो बेसिकली उसको 10% कैशबैक बाद में मिलता है ना, तो सक्सेसिव डिस्काउंट ही बनना एक टाइप से। आप कैशबैक मिल जाए तो आपका डिस्काउंट ही तो है। क्लियर? चलिए, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने आपको समझाया कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट। तो पहली बार जब उसको डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो पहली बार उसको 10% का डिस्काउंट मिला, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस अब उसकी सेलिंग कितने में खरीदेगा वो? 90% पे, क्योंकि 10% तो डिस्काउंट हो गया, 90 अपॉन 100। लेकिन उसको फिर से 10% का कैशबैक भी तो मिल गया, तो दोबारा जो उसकी सेलिंग प्राइस थी उसमें भी उसको 10% कम हो गया, यानी कि दोबारा से उसका 90% निकाल दिया आपको, 90 अपॉन 100। सॉल्व करोगे कितना आ गया? 81 अपॉन 100। और किसी को भी अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है किसी फ्रैक्शन को, आप क्या करते हो? इंटू 100 करते हो, तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, 100 से 100 कटा तो कितनी परसेंट हो गई? 81% है। सो अगर कोई प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट प्राइस आपका डिस्काउंट लगने के बाद 81% हो गया, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस अगर आपका 81% हो गया, यानी कि उसको कितना डिस्काउंट मिला होगा? 19% का डिस्काउंट मिला होगा। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज 19%। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, इसको ए बी मेथड बोलते हैं या फिर ए बी फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास? सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्लियर? ए और बी आपके क्या है? डिस्काउंट वाले फॉर्मूले होते हैं, मतलब कितने परसेंट डिस्काउंट लगा। सो पहला हमको लगा 10% का, इसलिए -10 लिया। दूसरा भी हमको मिला -10 का, तो -7 में लेके जाना है। यहाँ पे आपका क्या होगा? प्लस ए बी की जगह -10 इंटू -10 ऑन 100। सॉल्व करोगे, ये आपका कितना आ जाएगा? -20 प्लस 1 एंड फाइनली -90। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो, आपको जो बेटर लगे आप उसको यूटिलाइज करो। अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद कर सकते हो। यूजुअली आई वुड से कि ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप बेसिक से करो, है ना, अंडरस्टैंडिंग से करो। फॉर्मूला रटना एक अलग चीज़ है, ठीक है, फॉर्मूले से जल्दी भी निकल जाता है, आई ऑलवेज फील। तो अगर 2 का डिस्काउंट है तो आप फॉर्मूले से कर पाओगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना 3 वाले आ जाते हैं, तो उसमें बच्चों के गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ फॉर्मूला याद है। तो अगर 3 डिस्काउंट भी लग जाए ना सक्सेसिव में, तो भी ऊपर वाला फॉर्म मेथड काम करेगा, लेकिन ये वाला फेल हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। Now we have another question. A shopkeeper gives 2 consecutive discounts. Again, successive discount दिया है. He adds 20% GST. So 20% GST add कर दिया. If an item has been marked at 2000, how much more or less the actual price of the item a customer has to pay? ठीक है, आराम से समझो। शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट दिए सक्सेसिव, 10% और 5%। उसने ऊपर से उसके ऊपर 20% जीएसटी भी लगा दिया। तो अगर आइटम का मार्क प्राइस 2000 था, तो वो बोल रहे हैं कि आखिर एक कस्टमर को कितना ज़्यादा या फिर कितना कम देना पड़ा एज़ कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस। क्लियर? चलिए, शुरू करते हैं। ठीक है? नाउ, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि कॉन्सेक्यूटिव डिस्काउंट है हमारे पास 2 लगे, ठीक है? यानी कि हमारे पास क्या है? 10 और 5% का कॉन्सेक्यूटिव लगा और जीएसटी ऐड हुआ 20%। क्लियर? एक्स इज़ एमपी, ठीक है? मार्क प्राइस। नाउ यहाँ पे समझते हैं हमारे पास क्या है? 90% हो गया ना, पहले बार डिस्काउंट लगा अगर किस चीज़ पे 100% का कोई चीज़ हो, उस पे अगर हमने क्या किया 10% डिस्काउंट लगाया तो कितना हो गया 90 अपॉन 100। और क्योंकि मैंने मार्क प्राइस को एक्स माना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक्स में किया 90% ऑफ एक्स। देन उसके बाद दोबारा 5% का डिस्काउंट लगा, तो यानी कि 100 माइनस 5 95% का डिस्काउंट, मतलब 95% उसकी अब वैल्यू हो चुकी है। तो 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, एंड देन उसके ऊपर मैंने क्या लगाया 20% का जीएसटी। अब जीएसटी लगाओगे तो बढ़ेगा ना प्राइस, तो 100% पहले था, उस पे प्लस क्या लगा दिया हमने 20% ऐड कर दिया, यानी कि 120% हो गया, यानी कि 120 ऑन 100। सॉल्व करो उसको कंप्लीट, तो ये कितना आया 513 अपॉन 5 इंटू 100 एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 102.6 ऑन 100 एक्स। अब अगर कोई मुझे बोलेगा कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा अटपटा सा आपने सॉल्व किया, तो मैंने ये नीचे से 100 नहीं हटाया, क्योंकि नीचे 100 रहता है तो ऊपर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट होती है, ठीक है? तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 102% ये बन रहा है 102.6%। सो किसी भी कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है ना?
तो उसके ऊपर अगर उसकी वैल्यू जो आ रही है सेलिंग, दैट इज़ 102.6, तो कितना उसके ऊपर लगा है हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन होके, दैट इज़ 2.6%। 100 माइनस कर लो, तो यानी कि 2.6% मैंने ज़्यादा पे किया। क्लियर? सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि हमने क्या किया। तो मैंने क्या किया, अलग-अलग कैलकुलेट करने की बजाय मैंने एक साथ एक लाइन में कैलकुलेट कर दिया, दैट इज़ मैंने 10% यहाँ पे डिस्काउंट दिया, फिर मैंने यहाँ पे दोबारा 5% का डिस्काउंट दिया एंड देन फाइनली मैंने जीएसटी ऐड कर दिया एंड फाइनली मैंने एक्स को यूज़ ही नहीं किया। आप बोलोगे ना कि हमको क्वेश्चन में तो 2000 भी दिया हुआ था मार्क प्राइस, तो मैंने एक्स को यूज़ किया। मैंने एक्स इसीलिए यूज़ किया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं ना, क्योंकि आपको आंसर में पूछा था परसेंटेज, और जब आपके पास क्वेश्चन ही परसेंटेज में पूछा गया है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं निकालने की। आप उसको रेशियोज़ में खेल सकते हो, है ना? तो दैट्स इट। तो आपको वो 2000 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका डायरेक्टली आंसर आ जाए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑफ एवरेज। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन होता है, पढ़ते हैं उसको। द एवरेज एज ऑफ बॉय इन अ क्लास इज 12 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 11 ईयर्स। There are 50% more girls than boys in class. Which one of the following is the average age of girls? जितने भी सीरियस वाले बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को देख के 1 सेकंड में बोलेंगे कि मिक्सचर एलिगेशन लगा दो सर, है ना? सो मिक्सचर एलिगेशन हम लगा सकते हैं बहुत ईज़िली। हमको बोला है कि देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन द बॉयज़, तो अगर बॉयज़ 100% है तो गर्ल्स कितनी होंगी? 150%। इसको कट कर लो, कितना आ जाएगा? 6, 5 2 जब 10, 5 3 15, तो यानी कि द 50% मोर गर्ल्स ना, तो बॉयज़ आपके 2x हो गए, गर्ल्स आपकी 3x हो गई, तो आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया। मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो बहुत आसान है। अ, आई थिंक जिनको पता है मिक्सचर एलिगेशन का सीन क्या होता है, उनके लिए मैं लिंक देता हूँ कि आपने कुछ नहीं करना है। आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज़ योर कि 2:3 दे रखा है। तो आपने क्या करना है, पहले तो बॉयज़ का बताओ। बॉयज़ की कितनी दी है? द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज़ 12, बॉयज़ की है 12 एंड देन गर्ल्स की कितनी दे रखी है? दैट इज़ 11। तो साइड में करते हैं, ठीक है? चलो 2 सेकंड रुको, इधर आ जाओ। तो अभी हमने निकाला कि हमारे पास रेशियो जो आया था वो क्या आया था? 2:3 आया था बॉयज़ का और गर्ल्स का। ये तो मान लो यहाँ पे हमने देखी बॉयज़ की एज कितनी है? 12 है, गर्ल्स की एज कितनी है? 11। तो मिक्सचर एलिगेशन में हम ऐसे ही करते हैं। मान लो एवरेज एज x है, तो 12 माइनस x यहाँ पे करेंगे हम, बट इसकी तरफ हम इधर करते हैं, तो दैट वुड बी x माइनस 11। क्लियर? चलो, तो ये क्या है? गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो आ गया। लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो हमारे पास कितना गिवन है? वो हमको सीधा-सीधा दे रखा था, दैट इज़ हमने जो भी निकाला था 2:3। तो ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, x माइनस 11 इज़ इक्वल्स टू सॉल्व करके 2 करके आप सॉल्व कर सकते हो एंड देन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, क्योंकि x माइनस 11 इज़ इक्वल्स टू 2 अपॉन 12 माइनस x। सर, ये क्या है आपके पास? 2 अपॉन 3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, फाइनली आपको x की वैल्यू देगा। क्लियर? और जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो वही तो निकालना था। ठीक है? चलिए, तो ये है हमारा मिक्सचरल एलिगेशन, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं। पर देख लेते हैं। चलो, ट्रेडिशनल मेथड पे भी आता है एक बार। तो ट्रेडिशनली आपको क्या दे रखा है? अगर मैं इस पे आता हूँ, देख, बॉयज़ मान लो 100x है, तो गर्ल्स 150x हो जाएँगी। एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज़ 12 एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज़ 11। रेशियो निकाल दिया हमने, तो 2x अपॉन 3x आ गया। क्लियर? अब बताओ कितनी गर्ल्स है हमारे पास? हमारे पास है 3x गर्ल्स है। तो 3x इंटू 11, है ना?
11 जो कि एवरेज था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑल गर्ल्स आ जाएगा, एज ऑफ ऑल गर्ल्स आ जाएगा। उसी तरह 2x इंटू 12 करेंगे तो सम ऑफ एज ऑफ ऑल बॉयज आ जाएगा। अपॉन कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐड कर लो 2x प्लस 3x टोटल आ गया, इसको बराबर ऐड करो, सोल्व किया, x को कॉमन ले लिया 24 प्लस 33 और अपॉन में क्या चल रहा है x इंटू 5, तो x से x कट गया, फाइनली हमारे पास आता है 57.5 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 11.4। ये कोई परसेंटेज नहीं लिखना था, गलती से लिख दिया। चले क्लियर। सो इस तरीके से भी कर सकते हो आप ट्रेडिशनल मेथड से कि आप एवरेज का फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज इक्वल्स टू एवरेज। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारे पास एज वाला क्वेश्चन भी है, बट ये मोर ऑफ एवरेज वाला क्वेश्चन भी है, सिमिलर है। So here we see the average age of Raj and his father is 45 years. If the age of father and the grandfather of Raj are respectively 2 and 3 times of Raj, then the age of Raj's grandfather is, तो ग्रैंडफादर की निकालनी है हमको। चलिए शुरू कर। देखो हमारे पास राज की एज को मैंने x माना, तो फादर की हो गई 2x एंड द एज ऑफ ग्रैंडफादर x 3x, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला था कि फादर क्या है, डबल है, एंड ग्रैंडफादर क्या है, 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन में देन हमारे पास बोला है एवरेज ऑफ राज फादर, राज एंड द फादर, राज की और उसके पापा की कितनी है, 45 एज है, तो उनके बीच उनका सम कितना होगा? तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है ना, सम ऑफ एजेस अपॉन टोटल नंबर, इनकी बात हो रही है, इक्वल्स टू एवरेज। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू 45, x की वैल्यू सॉल्व करी तो हमारे पास आया आंसर 30। क्लियर। डायरेक्टली भी देख सकते थे ना कि इनका सम कितना आएगा, 45 मुझे 90। राज के पापा की कितनी है, 2x है, राज की कितनी है, x प्लस 2x 3x, सॉल्व कर लो, इतना सॉरी 3 आ गया ना इनकी वैल्यू, ये किसके बराबर है, 3 3 9 30। एंड डायरेक्ट भी आ सकता है, मतलब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो मैंने सॉल्यूशन में आपके लिए लिखा हुआ है, पर डायरेक्टली आप इसको वर्बली भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आती है, उसके ग्रैंडफादर की एज निकालनी है, तो आप निकाल ही सकते हो ना कि जब x की वैल्यू आपके पास 30 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। एम सॉल्व्ड, इजी क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इफ द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, इफ द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट फोर ऑफ द 5 नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 25 and the average age of last four numbers is 20, what is the difference between the first and the last number? ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, क्लियर। तो मेरे पास क्या है, 5 लोग हैं, क्या होगा इसको, सॉरी रोटेट हो गया ना। मेरे पास 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 लोगों में उन्होंने बोला कि पहले के जो 4 हैं उनका हमको दे दिया एवरेज, और लास्ट के जो 4 हैं उनका भी दे दिया हमको एवरेज। तो जब मैं बात करता हूँ ना, तो आप देख रहे हो ये जो बीच के 3 है, बी सी और डी, ये क्या है, कॉमन है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब मैं इनका सम निकाल पाया, तो पहले वाले से मैंने सम निकाल दिया, क्योंकि एवरेज के फॉर्मूले से सम मिल जाता है ना। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू द टोटल नंबर जितने भी कैलकुलेट हुए। तो ए बी सी डी का सम निकालना है, तो ए बी सी डी इंटू, सॉरी ए बी सी डी का जो आपका एवरेज है इंटू 4, तो ये 4 है। तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी अपॉन 4। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी अपॉन 4 इक्वल्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 4। सिमिलरली बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो अब जब सोचो आपने ही किया, अगर आप पहले वाले जो एवरेज है उसमें से दूसरे वाले एवरेज को माइनस करो, तो ये कॉमन ये कट जाएंगी, दूसरा वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, पहला वाला टर्म और लास्ट वाला, यानी कि ए और ई ही आपका बचेगा, बाकी तो माइनस हो जाएंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस ही निकाल दो बस, यानी कि 100 माइनस 80 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 20।
हमसे यही पूछा था कि पहले और लास्ट टर्म का क्या कर दो या फिर लास्ट वाले पर्सन की क्या निकाल दो, सर लास्ट वाले नंबर का डिफरेंस निकाल दो। तो दैट इज अवर a माइनस ई इज इक्वल्स टू 20। अगेन वर्बल क्वेश्चन था, इतना पेन उठाने की ही जरूरत नहीं थी। जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना यहाँ पे, तो उन्होंने बोल दिया कि पहले के 4 जो हैं उनका 25 है। तो पहले ही देख के मुझे हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 25 4 जो 100 एंड दूसरे का है 20, यानी कि 24 जो 80। इनके बीच का डिफरेंस इज अगेन 20। सो आंसर कम्स आउट टू बी 20। ठीक है, चलो। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले में मूव ऑन करते हैं, दैट इज एजेस। ठीक है, पहला वाला भी एज का था और वो एवरेज की उसमें ज़्यादा था। बट चलिए अब आते हैं एज वाले क्वेश्चन पे जो हमारे यूजुअली पूछे जाते हैं। जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कई बार ऐसे भी आते हैं जिनमें हमको ऑप्शन से ही आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि ऑप्शन से आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर निकल सकता है तो आप निकल, नहीं तो ट्रेडिशनल टेक्निक तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। क्लियर, चलिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 2 years ago, the age of A was 3 times the age of B. If B is currently 9 years old, then after how many years the age of A will be double the age of B? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपके साथ इक्वेशंस भी बनाओ। ठीक है, जो हमको बना 2 साल पहले वो कह रहे एज ऑफ ए वॉज 3 times द एज ऑफ बी। 2 साल पहले यानी कि अगर अभी ए की एज ए है, मान लो मैंने क्या किया, ए की एज को मैंने 1 मंथ मतलब ए माना है, तो ए में से 2 साल माइनस कर दो, A-2। ठीक है, 2 साल पहले उसकी एज किसके बराबर थी, 3 times द एज ऑफ बी। बी की उस समय जो एज रही होगी, यानी कि 2 साल पहले बी की एज कितनी रही होगी, B-2, और उसका भी 3 टाइम्स। क्लियर, तो मल्टीप्लाई किया, दोनों क्या है, इक्वल है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, एज इक्वल्स टू 23। क्योंकि बी की एज तो हमको क्वेश्चन में गिवन थी, बी इज करेंटली 9 year old। तो 9 - 2 7, 7 3 जा 23। मैंने 23 लिखा हुआ है, वाह। 3 7 जा 21 होगा। ठीक है, याद रखिए। चलो नेक्स्ट, आफ्टर एक्स ईयर्स ए विल बी 2 times ऑफ बी। एक्स साल बाद जो आपका क्या होगा, ए होगा वो दुगना हो जाएगा बी, यानी कि 23 ए की एज है, एक्स ऐड करो इक्वल्स टू 2 times ऑफ बी की एज कितनी है, 9 + x। क्योंकि 9 अभी है ना बी की, एक्स साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी, 9 + x, उसका भी दुगना। सॉल्व करोगे, वैल्यूज को प्लेस करो, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, बाई केस। अच्छा सॉरी, ये 23 आएगा, सही बोल रहा हूँ। 9 - 2 दैट इज 21, एंड देन यहाँ से ये प्लस हो गया इधर जाएगा तो 23। क्लियर, चलो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, 5 साल। क्लियर, तो बेसिकली आपको एक एक लाइन आराम से पढ़नी है, उसके बाद उसको इक्वेशन फॉर्मेट में डालना। बस ध्यान रखना कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आफ्टर 2 years द एज ऑफ ए विल बिकम्स 2 times ऑफ द एज ऑफ बी। तो याद रखना बी की भी 2 साल बाद ही देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बी की करंट एज में आपने डबल कर दिया। अब मैं इसी क्वेश्चन में सोचो, यहाँ पे अगर मैं बी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि 2 × 9 + x, तो अगर मैं बी की एज में एक्स ऐड नहीं करता तो मेरी इक्वेशन ही गलत हो जाती है ना। कई बार बच्चे यही समझ लेते हैं कि 2 times ऑफ बी कर देते हैं डायरेक्ट, तो 2 9 या 18 करके सॉल्व कर देते हैं बस, तो उसमें आंसर आपका गलत आता। क्लियर, तो यही एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 year ago a father was 4 times as old as his son। ठीक है, 1 साल पहले फादर की एज क्या थी, 4 गुना थी अपने बेटे से। आफ्टर 6 year his age exceeds the twice his son's age by 9 years। ठीक है, तो 6 साल बाद उसके बेटे की अगर दुगनी ले ली जाए एज, तो उसमें अगर 9 ऐड करोगे तब जाके वो उसके फादर के बराबर है। मतलब फादर की एज है वो 9 साल ज़्यादा बड़ी आ रही है, जब उसके बेटे की एज को डबल भी कर रहे हैं तब। क्लियर, तो वो बोल रहे हैं रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस निकालो। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन। मैं हर क्वेश्चन में सिंपल बोलता हूँ, फिर तो ऐसा नहीं है कि सिंपल सा है, मीन्स आपको समझ के करना है। क्वाइट बेसिक ही है सारे के सारे क्वेश्चन। क्लियर, चले नाउ हियर वी हैव, देखो लेट द फादर्स एज बी। सबसे पहले फादर की एज को एफ मान लेते हैं और सन की एज को एस मान लेते हैं। ठीक है,
तो 1 साल पहले फादर की एज f-1 और सन की एज कितनी है s-1। क्लियर? तो फादर की एज 1 साल पहले बेटे के 4 गुना थी, तो मैंने 4 मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो ऐसे आ रही है 4s - f = 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। चलिए, नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी सेकंड कंडीशन, 6 साल बाद उन्होंने बोला। तो फादर की एज के 6 साल बाद कितना हुआ f+6 एंड देन उन्होंने बोला कि सन की एज का ट्वाइस और उसमें भी 9 एक्सीड कर रहा है 9 साल। तो यानी कि सन की एज s+6 और उसका भी डबल यानी कि 2 मल्टीप्लाई प्लस 9 ईयर्स। तो ऐड कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है 25 सॉरी 2s - f = -3। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी 9, f की वैल्यू कितनी आएगी 33। रेशियो बनाने जाओगे तो कितना आएगा 33/9 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 11/3 यानी कि आंसर होगा 11:3। क्लियर? अब आप बोलोगे भैया आपने ये इक्वेशन सॉल्व क्यों नहीं कराई? सॉल्व क्या करानी है? एक में माइनस एफ है, एक में प्लस सॉरी दोनों में माइनस एफ है, तो सब्ट्रैक्ट करा दो इक्वेशन। तो कितनी हो जाएगी? 4s - 2s क्योंकि एफ एफ तो कट जाएंगे इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो -15। सो ऐड कर लो। तो 2s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। 15 + 3 18 s इज इक्वल्स टू 18/2 यानी कि 9। क्लियर? तो सिंपल है। कुछ बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, कुछ एलिमिनेशन यूज करते हैं, कुछ का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आपको जो बेटर लगे आप सॉल्व करो। मैं पर्सनली यूज करता हूँ एलिमिनेशन क्योंकि फास्ट होता है ना। जब मुझे एफ एफ वेरिएबल दिख रहा है एंड तो मैं उसको काट सकता हूँ। क्लियर? चलिए, तो आंसर कितना है हमारे इस क्वेश्चन में दैट इज ओवर 11/3। नेक्स्ट हमारे पास आता है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज 3:1। आफ्टर 15 ईयर द एज रेशियो विल बी 2:1। सिंपल है। अभी की डेट पे कितनी है एज 3:1 है। सो इसको 3x और हम x मान सकते हैं कि अगर फादर एज मान लीजिए कितनी है हमारे पास 3x है तो सन की कितनी होगी 1x हो जाएगी। आफ्टर 15 ईयर्स तो वही है कि 3x + 15 3x + 15 और सन की कितनी है सन की भी x + 15 इज इक्वल्स टू 2:1। हो गया। सोल्व कर लो इसको। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए। क्लियर? मैंने सॉल्यूशन किया है यहाँ पे आपके साथ। ठीक है, सो वही 3x एंड x लिया हमने, दोनों इक्वेशन पुट करी। 3x + 15 मतलब 15 साल बाद, x + 15 अगेन सन की एज 15 साल बाद। रेशियो किसके बराबर है 2:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई x की 15 और x की अगर 15 है तो फादर की एज कितनी हो गई 15 × 3 यानी कि 45। क्लियर? चलिए, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए कि किस तरह हमको बनाने। क्लियर? चले, तो हमारे पास एजेस वाले खत्म होते हैं। एजेस वाले के बाद हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो सिंपल टॉपिक है, हमको पता है और आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब कर भी लो। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मेरे को लगता है आपको मेरे को बताने चाहिए। तो आ जाओ। सबसे पहला फॉर्मूला दुनिया का सबसे निहायती सिंपलेस्ट फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन हिंट। ये याद है तो काम सारा चल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपका किस कॉलम लगता है क्यूमुलेटिव तरीके से लगता है। क्लियर? कि जैसे पहले साल में 10% लगा, दूसरे साल में 20% हो जाएगा। मतलब अगर दूसरे साल भी 10% लग रहा है तो टोटल मिला के 20%। फिर तीसरे साल में भी 10% लग रहा है तो यानी कि 30%। तो इस तरह वो क्यूमुलेटिव फैशन में चलता है। क्लियर? तो यानी कि अगर मुझे बोला जाए कि 10 साल के लिए मैंने पैसे सिंपल इंटरेस्ट पे रखे तो 10 साल में वो क्या हो जाएगा 10 × 10 यानी कि 10 + 10 + 10 + इंटू 10 टाइम्स कितना हो जाएगा दैट विल बी योर 100%। तो 10 साल में वो 100 हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा उसमें होता ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आ जाती है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक फिक्स टाइम पीरियड में फिर से जो ब्याज लगता है उसमें इंटरेस्ट उस पर भी कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट दोबारा से। जैसे तो इसीलिए हमारे पास सीआई का तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, पहले मैं अमाउंट का बताता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 + R/100
टू द पावर एन। यहाँ पे एन होता है आपका टाइम पीरियड, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से माइनस पी कर देते हैं प्रिंसिपल। क्लियर? तो ध्यान रखो कि अगर कोई मान लो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो साल के 1 साल के एंड में कितना हो जाएगा? 110 रुपये हो गए ना, क्योंकि 10% ब्याज लग गया। अब अगले साल क्या होगा ना कि अगर 10% लगना है तो प्रिंसिपल क्या बनेगा? 110 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। यहीं पे अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 100 रुपये पे दोबारा 10% लगता। नहीं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या हो रहा है हमारे पास? 110 रुपये पे लगेगा अब दोबारा 10%। तो 110 रुपये का 10% कितना होता है? 11 रुपये। तो अब 11 रुपये बना आपका ब्याज। तो फिर इसमें ये दोबारा से ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में। तब कितना हो जाएगा? 121। क्लियर? तो वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो ये नहीं है, ये तो मुझे पता है आप कर ही लोगे। ठीक है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज इससे भी बड़ी है आपके लिए वो है डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई। हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है बार बार पेपर में। वो बोलते हैं कि 2 साल के टाइम पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने एक सम को दिया, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट है, हमने उसको किसी व्यक्ति को दिया, उस पे सिंपल इंटरेस्ट लगा, फिर उतना ही अमाउंट हमने दूसरे व्यक्ति को दिया, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। अब वो बोलते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो निकाल के दो। क्लियर? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना ट्रेडिशनली तो आप निकाल सकते हो ना, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको डायरेक्टली निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है। अगर 2 इयर्स के लिए निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास, दिस कम्स आउट टू बी एक्स। वो फॉर्मूला है हमारे पास पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसके लिए? फॉर डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई फॉर 2 इयर्स। क्लियर? तो क्या 2 इयर्स का ही पूछेंगे हमेशा? नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा है 3 साल का, लेकिन फ्यूचर में पूछ सकते हैं। तो 3 साल के लिए क्या होता है इसका फॉर्मूला? 3 साल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है। 3 इयर्स का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है, दैट इज पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यू। क्लियर? तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? फॉर 3 इयर्स डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई। सो आई होप ये आपको याद रहेगा। अभी तक 3 इयर्स का पूछा नहीं है एक बार भी सी ए पी एफ के एग्जाम में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस बार नहीं आ सकता। ठीक है, और ये बहुत बेसिक है तो आनी ही चाहिए। सो आई होप आपके दिमाग में रहेगा। तो 2 साल के लिए आपको कितना याद रखना है? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। और 3 साल के लिए आपको याद रखना है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है। सपोज अ बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ फिक्स डिपॉजिट पीरियड ऑफ 2 years. What should be the simple interest per annum if the maturity after 2 years remains the same? ठीक है, सो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक काम किया है कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक फिक्स डिपॉजिट दिया 2 साल के लिए। वो कह रहे हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट पे इसी पैसे को कितने इंटरेस्ट पे देंगे कि इनका जो अमाउंट है एंड ऑफ 2 इयर्स वो बराबर आ जाए। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी ना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर नहीं आने वाला। ठीक है, रेट चेंज करने की बात हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम पीरियड के लिए सेम सम के लिए कभी भी सेम नहीं होते। ठीक है, एक्सेप्ट इफ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर द 1 ईयर। अगर आप एनुअली कैलकुलेट करो तो सेम ही आएगा, बट अदरवाइज वो इक्वल नहीं आता। क्लियर? तो अमाउंट सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास अमाउंट्स आर सेम, तो निकाल देते हैं पहले। सो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ जो मैं सॉल्व करता हूँ। तो दिस इज रेशियो वाली टेक्निक जो हम यूज करेंगे। तो मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जब मैं कहीं पे लगाता हूँ, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया ना, देख, ये सिंपल इंटरेस्ट है ये वाले साइड पर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है,
चल, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर आपके उसमें इंटरेस्ट लगा 2 साल में, तो मैंने मान लिया कि 2 साल में जो इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, एक्स लगा। तो एक्स लगा यानी कि अब जो उसकी वैल्यू हो गई है प्रिंसिपल की वो कितनी हो गई है, 100 प्लस मतलब 100% होता है ना, तो 100% प्लस एक्स अपॉन 100 सिंपल ऑफ पी। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट जब इस चीज पे लगा तो यानी कि 10% हमको गिवन था, तो यानी कि 10% 110% हो गया, और पहले साल में 110% हुआ तो 110 अपॉन 100 लिखा। दूसरे साल में दोबारा से उतना ही इंटरेस्ट लगा, यानी कि 110% दोबारा से लगा ऑफ पी। प्रिंसिपल तो सेम है। चलिए, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पी से पी कट दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यहाँ पे इक्वेशन आती है 100 से 100 कैंसिल कर दिए। देन इसको जब हमने एक्स के लिए सोल्व किया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 21। सो एक्स क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो जब 2 साल के लिए 21 है तो 1 साल के लिए कितना होगा, 10.5 आधा कर दो ना उसमें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि क्यूमुलेटिव तरीके से ऐड होता है। पहले साल में जितना लगा होगा दूसरे साल में वो बस ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, क्लियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिया था। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हो आप कि आप यहाँ पे 2x ले लो, कि आप बोलो कि 2 साल, 1 साल का इंटरेस्ट एक्स है तो हम 2 साल का साथ में कैलकुलेट कर रहे हैं, 2x लोग वो सिंपल इंटरेस्ट में चल रहा है। वो भी आपका आंसर कितना आएगा, 10.5। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी था, जिसमें आप क्या करते हो बेसिकली, सिंपल इंटरेस्ट निकालते पहले आप, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, फिर अमाउंट बनाते और दोनों को इक्वलाइज करते एंड देन उसके बाद उसकी वैल्यू को सॉल्व। वो भी करना पॉसिबल था, आंसर आपका सेम ही आता, कोई डिफरेंस नहीं। मैंने आपको जस्ट डायरेक्टली बताया कि अगर आपका कुछ परसेंट से इंक्रीज हो रहा है तो उसको 100 प्लस एक्स अपॉन 100 करके मल्टीप्लाई करो। एंड दूसरी तरफ कंपाउंड टेस्ट लग रहा है मान लो 10%, तो 110 अपॉन 100 हो गया, एंड दोबारा उतना ही लगा है तो हो गया 110 अपॉन दोबारा 100। और कई बार ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास फॉर एग्जाम्पल कि वो कहने लगी कि आपका क्या हो रहा है, अलग अलग कंपाउंड टेस्ट लग रहा है वेरिएबल, जो कि मतलब बेसिकली आएगा नहीं कभी भी, जैसा CAPF का मतलब, मैं अगर समझाऊँ पेपर का पैटर्न तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बट फिर भी अगर कभी आ गया, मान लो कि पहले साल में 20% लगा, 120/100 हो गया, फिर दूसरे साल में वो बोल रहे 30% लगा, तो इसके में भी 30% लगेगा यानी कि 130/100 हो गया। फिर अगले साल बोल गया मान लो कि 10% लगा, तो अगली बार फिर 110/100 हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है, 110/100 डन। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, उस कंपाउंड इंटरेस्ट यही होता है। अगर आप जो फॉर्मूला रखते हो ना वो फॉर्मूला भी यही बता रहा हो, क्लियर। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो सिंपल सा क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्टली, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% फॉर 2 ईयर्स इज 250। तो डिफरेंस आपको 250 दे दिया है इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम पीरियड आपको 2 साल का। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि फॉर 2 ईयर्स जो डिफरेंस होता है वो होता है PR² अपॉन 100²। वैल्यू रखो फॉर्मूले में, डिफरेंस तो आपको 250 दे रखा है, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं है आपके पास। तो जब आपने बाकी सारी वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 1 लाख रुपीज। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला याद है। हाँ, अगर फॉर्मूला याद नहीं है आपको किसी कारणवश, तब आपको थोड़ा सा लंबा लेंथी ट्रेडिशनल मेथड करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, फिर उसका डिफरेंस के लिए माइनस करोगे, तब सॉल्व करोगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम क्वेश्चन, तो आई थिंक इसको मैं होमवर्क ले दूंगा आपको, ठीक है। आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ऑन अ सम ऑफ मनी इज 60। तो अगेन डिफरेंस दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज ₹1440। एक सेकंड थोड़ा सा, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ऑन अ सम ऑफ मनी इज 60। देखिए देखिए, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, ठीक है, पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर से। एंड देन दूसरी क्वेश्चन है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए आपको कितना मिल रहा है, 1440। तो 1 साल के लिए कितना होगा वो आपको पता चल रहा है ना, वो कितना हो जाएगा,
720, तो 720 आपका 1 साल का इंटरेस्ट। क्लियर? नाउ वी हैव अ लिटिल डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास अगेन पूछा जाता है। क्या कह रहा है? एक सम है, अ सम ट्रिपल्स इन 10 इयर्स अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एट समरेनी at a certain rate. The interest is being compounded annually. In how many years it would become 9 times? वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें पेन लगाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि है क्या ये। देखो यार, क्या है हमारे पास? एक सम है, कोई भी सम है, वो 3 साल में ना, एक से 3 साल में वो 3x हो गया। क्लियर? मतलब 3 गुना हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बिकम 9 टाइम्स। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो बढ़ता रहता है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। सो वो कह रहे हैं कि 3 साल में 3 गुना हो गया। यानी कि मान लो मैंने 100 रुपए लिए थे ना स्टार्टिंग में, तो 3 साल के अंतराल में 3 साल बाद वो 100 रुपए 300 रुपए हो गए। कितने हो गए? 300। अब इन 300 को मैं अगर ऐसे लिख दी, सॉरी रुको, अगर मैं इस 300 को ऐसे लिख लूँ, 100, 100 दोबारा सेम, अगले 3 साल में, सुनो, आने वाले अगले 3 साल में ये वाले 300 बन जाएंगे, ये वाले भी 300 बन जाएंगे, और ये वाले भी क्या बन जाएंगे? 300 बन जाएंगे। ठीक है? ये तो होगा। अगर पहले 3 साल में 100 300 बन जाए, हमारे पास 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 मतलब बेसिकली 3 बार 100 हो गया ना। अब उन हर 100 में फिर से 3 साल लगा दिए हमने, तो वो भी 300 300 300, तो टोटल कितने बन जाए? 300 प्लस 300 प्लस 300, 900। तो यानी कि आपका सम स्टार्टिंग में 100 था, अब हो गया 900। यानी कि वो 9 टाइम्स बन चुका है। कितने साल में? पहले 100 से 300 बनने में कितना टाइम लगा? 3 साल लगे। अगले 3 साल में जो हमने दोबारा दिए, उसमें वो कितने बन गया? 900। यानी कि टोटल 6 साल में आपके पास क्या हो गए? वो सम ऑफ मनी 9 टाइम्स बन गया। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट अगर 4 साल में अपना ट्रिपल हो गया, तो उसके बाद अगले 4 साल में उसका भी वो ट्रिपल हो जाएगा ना। मतलब पहले 4 साल में अगर 100 रुपए आपके क्या हो गए? 300 बन गए, तो अगले 4 साल में वो 300 भी तो अपने 3 टाइम्स हो जाएंगे। यानी कि 3 3 जा 9, 9 टाइम्स। तो वही कॉन्सेप्ट था। तो ये जो क्वेश्चन था आपके पास, ये क्या कह रहा था? अ सम ट्रिपल्स 10 ईयर्स। एक सम है वो 10 साल में 3 गुना हो गया अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने साल में वो 9 गुना हो जाएगा? तो खुद ही बोलो ना कि 10 साल में वो 3 गुना हो गया है। अगले 10 साल में फिर से 3 गुना का भी 3 गुना हो जाएगा। यानी कि 3 3 जा 9, तो 9 टाइम्स। क्लियर? तो 9 टाइम्स होने के लिए उसको बस 10 साल ही तो चाहिए, और तो पहले 10 साल प्लस अगले वाले 10 साल, यानी कि टोटल टाइम कितना? 20 साल। क्लियर? तो इसको आप डायरेक्टली पढ़ के भी निकाल सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्मूला चाहिए। बट फिर भी आपका अगर मन करे कि ट्रेडिशनल चाहिए मुझे को, तो आओ इधर ट्रेडिशनल से भी कर लेते हैं। ठीक है? तो सम ट्रिपल्स इन 3 ईयर्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला लगाओ, 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल बन गया, अमाउंट P1 प्लस आर अपॉन 100 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला है। हमने सॉल्व किया, P से P कट गया, तो कितना बचा? 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर रेज टू द पावर 10, क्योंकि 10 क्या है? 10 सालों के लिए लिया है। नेक्स्ट, हमको ये भी पता है ना कि जो सम है ये 9 टाइम्स बनेगा n ईयर्स में। मैंने n ईयर्स क्यों लिए? मुझे भी पता नहीं कितने साल में। सो अगेन फॉर्मूला लगाओ, 9 टाइम्स ऑफ P इज इक्वल्स टू P1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टू दी n। n ईयर्स मुझे पता ही नहीं है अभी कितने। सॉल्व करते रहो, P से P कट गया, फिर से हमारे पास इक्वेशन हो। तो आप देखो, ये 9 को मैं 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने 3 का स्क्वायर रखा, तो इसको 3 को ब्रैकेट में ले लिया, और 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू दी पावर 10 के बराबर है। तो मैंने इसको रख दिया 3 की जगह सब्स्टिट्यूट करके। क्लियर? जैसे ही रखा तो इसका स्क्वायर आया, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको क्या दिख रहा है?
यहाँ पे हमारे पास ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, दोनों को कंपेयर करा तो 1 प्लस आर बाय 100 की वैल्यू 20, 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर एन। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाती है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। क्लियर? सो दिस इज योर ट्रेडिशनल टेक्निक, और जनरली आपको बेसिक ही समझना है कि अगर कोई चीज अपने मान लो 2 टाइम्स हो गई 10 साल में, तो अगले 10 साल में वो उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी ना, ऑब्वियसली उसकी भी डबल हो जाएगी, समझ रहे हो? फिर अगले साल में उसकी भी डबल हो जाएगी। तो क्यों ये कैसा चल रहा है आपका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि पावर के साथ वर्क करेगा आपका, 2 टू या 40 या 80 या 16 टू 32 ऐसे चल रहा है, ठीक है? फिर 3 9 3 27, तो 3 गुना। अगले, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो अगले 30 साल में कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। फिर अगले 40 साल में अगर मैं टोटल देखूंगा तो कितना हो जाएगा, वो 81 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। क्लियर है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो अगेन मैंने बोला कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग में बस ये बताओ कि अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर अमाउंट में इतना गुना हो जा रही है, तो अगले साल में भी तो उतना ही बढ़ जाएगी उसका दोबारा से, बस, वेरी सिंपल। क्लियर? चलिए, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टाइप, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा, जो कि हमारा सिंपल सा है, दैट इज स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है? स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्लियर? बट ये थोड़ा सा घुमा घुमा देते हैं हर बार, उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ए टेक्स 1 hour मोर देन द कार बी which travels at a speed of 60 kilometer to cover some distance. If car A has traveled its speed, if A has doubled its speed, it would cover the distance 1 kilometer less down than the car B, traveling at 60 kilometer per hour. ठीक है? तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि एक कार है ए और एक है बी। जो ए कार है वो बी से 1 घंटा ज़्यादा दिखती है, और बी कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। वो अब कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर ए कार ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, तो वो क्या होगा कि वो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी बी कार से, और जो बी कार है वो अभी भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनल स्पीड बताओ कि पहले ए कितनी स्पीड से चल रही है। क्लियर? चलिए, आज सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक चीज समझनी है कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, सो हमारे पास टाइम ऑफ बी इज इक्वल्स टू, देखा, टीवी ले लिया, स्पीड ऑफ ए को हमने ए मान लिया। सो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो इक्वल है ना, तो दोनों की डिस्टेंस को इक्वल मान लिया, यानी कि स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड इनटू टाइम ऑफ ए, स्पीड इनटू टाइम ऑफ बी बराबर होंगे। बिल्कुल। सो मैंने लिखा ए की स्पीड मल्टीप्लाइड बाय ए का टाइम कितना है, टाइम ऑफ बी प्लस 1 आवर, और टी बी प्लस 1। ठीक है? 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। बी के लिए कितना है, 60 इसकी स्पीड है, और टाइम कितना लिया है, टी बी हमने माना। बस हो गया, पहली क्वेश्चन बन गई। सिमिलरली दूसरे केस में क्या हुआ है, अब ए की स्पीड हो गई है डबल, 2 टाइम्स ऑफ ए, टाइम कितना ले रहा है, बी के टाइम से 1 घंटा कम, तो यानी कि टी बी माइनस 1। लेकिन बी का हालत क्या है, अभी भी वही है, 68 टू टी बी, सेम टाइम ले रहा है, क्योंकि बी की ना स्पीड चेंज हुई, ना डिस्टेंस चेंज हुई, ना कुछ चेंज हुआ, सेम है। दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो आप इक्वलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो करोगे इक्वलाइज, सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया टी बी प्लस 1, एंड नीचे आया टी बी माइनस 1 इक्वल्स टू 2:1, यानी कि 2/1। सॉल्व करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो टी बी इज इक्वल्स टू 3 आ जाता है। ठीक है? यानी कि टाइम टेकन बाय बी का कितना है, 3 घंटा। अब बी, टीवी की वैल्यू आ गई ना, अब किसी भी ऊपर वाली क्वेश्चन में प्लेस कर दो, टीवी की वैल्यू आपका सॉल्व हो जाएगा। मान लो अगर एक में रख दोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 18 180, यहाँ पे डी की वैल्यू 3 + 1 4 हो जाएगी, 4 से डिवाइड करो 180, आपका कितना आएगा, 45। तो हमारा आंसर कितना हो गया, सीधा सीधा 45। क्लियर? सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है? सो बेसिक हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि देखो फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, तो जो दोनों का जो स्पीड इनटू टाइम हो, यानी कि उनका जो डिस्टेंस है वो इक्वलाइज कर दो, तो इक्वल कर दिया होगा।
सॉल्व किया। सेकंड केस में दोबारा से इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज किया एंड देन फाइनली सॉल्व किया। क्लियर? चल, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये मैं बता चुका हूँ। ये 2024 का पीवाईक्यू है, मैंने आपके साथ किया था ये हमारी पहली वाली जो वीडियो थी 2024 पीवाईक्यू। सो ए बी ने स्टार्ट किया, बी ट्रैवल्ड एट द 5/7 टाइम ऑफ ए स्पीड। तो मैंने उसमें बताया था कि आप स्पीड ऑफ ए को 7x मान सकते हो, बी को 5x मान सकते हो, यानी कि 7 टाइम्स मतलब 7 पार्ट एंड 5 पार्ट्स में तोड़ सकते हो। तो जो टाइम है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है उसका, इनवर्सली का रिलेशन आता है। क्लियर? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड आपका क्या होता है, अगर इंक्रीज होगा तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि टाइम की वैल्यू 5 और 7 हो गई। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस है इनके बीच। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 80 मिनट। उसी तरह हमने बाकी पार्ट्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है? तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। ठीक है? सिंपल क्वेश्चन। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नाउ एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। आई थिंक मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर लेता हूँ पहले। ठीक है? एवरेज स्पीड क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूला है, सभी को याद रखना। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस भी है। अगर कहीं पे हमको बोल दिया जाए कि व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, ठीक है, अगर जो आपके पास कोई भी जर्नी है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है, मान लो कि एक्स स्पीड से चला 500 मीटर और वाई स्पीड से चला अगेन 500 मीटर, पर डिस्टेंस कांस्टेंट। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, सेम रहती है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ। तो ये शॉर्ट में फॉर्मूला आप बोल सकते हो 2ab प्लस ए प्लस। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप प्लेस कर सकते हो जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, और बेटर वर्ड इसके लिए होगा जब डिस्टेंस सेम रहे आपके। ठीक है? सेकंड आपके पास आता है कि जब एवरेज स्पीड, जब आपका टाइम ही कांस्टेंट है, मान लो तो बोल रहे हैं कि कोई कार चल रही है, तो उन्होंने बोला कि पहले 2 घंटे में उन्होंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, अब अगले 2 घंटे में दोबारा वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। तो टाइम तो सेम है, 2 घंटे की बात चल रही। तो उस टाइम पे जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट है, दैट इज ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी अपॉन 2। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, जो कि आ जाता है, सीपीएफ के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाले, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना। क्लियर? चलिए, आई थिंक स्पीड, एवरेज स्पीड का ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब हम तीसरे पे आते हैं, जब कुछ सेम है ही नहीं, जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन है और वो पहले आया है पेपर। क्लियर? नाउ हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो सिंपल है। A runner average speed reduced by 25% per hour if he runs 16 kilometer in the first hour and he runs for 3 hours, then what is his overall average speed? तो कोई भी एक रनर है, उन्होंने कहा कि उसकी एवरेज स्पीड हर घंटे 25% कम हो जाती है इफ ही रन 16 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर। तो पहले घंटे में उसने, 1 घंटे में वो 16 किलोमीटर भागा, यानी कि उसकी स्पीड अपने आप में कितनी होगी, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही तो हुई 1 घंटे में, जब 16 किलोमीटर भागा। तो अगले घंटे में उसकी स्पीड 25% कम हो जाएगी, यानी कि 75% हो जाएगी। 75% को हम 3/4 लिखते हैं। आई थिंक किसी को पता नहीं है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि 75 अपॉन 100 करो। परसेंटेज से नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। इसको काटोगे कितना आएगा आपका, 3/4। तो हम डायरेक्टली 75% को 3/4 रख सकते हैं। तो यानी कि हमारी सेकेंड आवर के लिए स्पीड कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर। अगले घंटे में, थर्ड आवर में, तीसरे घंटे में उसकी क्या हुई, फिर से 25% और कम हो गई। तो ये 12% में भी 25% कम हो गया, यानी उसका भी 75% निकाल लो। 12 इंटू 3/4, तो अब कितनी होगी, 9 किलोमीटर पर आवर। तो पहले घंटे में 16 थी, दूसरे घंटे में 12 थी, तीसरे घंटे में 9 थी। तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये भी तो बोल सकता हूँ कि पहले घंटे में 16 किलोमीटर भागा, दूसरे घंटे में 12 किलोमीटर भागा और तीसरे घंटे में 9 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, ऐड कर लिया 37
एंड टोटल टाइम टेकन हमको पता ही है 3 घंटा, ऐड करो। सो एवरेज स्पीड का जेनरिक फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो आंसर कितना है? 12.33। सो ईजी क्वेश्चन, क्लियर? बस आपको क्वेश्चन को समझना था लैंग्वेज की, मोर ऑफ अ रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, a car travel 3/4 of the distance at a speed of 60 km per hour and remaining 1/4 of the distance at a speed of v km per hour. If the average speed is 50 km for full journey, find the value of v. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन। ये वो वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बोला कि जिसमें कुछ भी सेम नहीं है, ना डिस्टेंस सिमिलर दे रखी है ना टाइम सिमिलर दे रखा है, कैसे करें? तो मान लो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि डिस्टेंस 1000 है। लेट्स एज्यूम कि टोटल डिस्टेंस इज 1000, तो 3/4 यानी कि 3/4 उसका यानी कि 750 मीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, और बाकी का बचा हुआ 250 मीटर किलोमीटर वो कितने में चल रहे हैं? 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्वेश्चन में दिया। क्लियर? चल, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन का फॉर्मूला निकालते। टाइम का फॉर्मूला बेसिक होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 750 पहले के लिए, अपॉन 60 उसकी स्पीड थी। दूसरे के लिए 250 अपॉन वी, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी में हम कितने स्पीड में जा रहे हैं? 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अगर मुझसे बोला जाए कि एवरेज स्पीड निकालो, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि 1000 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? 750 अपॉन 60। इसको मैं थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ मतलब, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 750 अपॉन 60 प्लस 250 अपॉन, टोटल टाइम ऐड हो गया। सॉल्व किया इस इक्वेशन को, क्योंकि हमारे पास एवरेज स्पीड तो 50 दे ही रखी थी, तो 50 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 60 वी, एलसीएम था तो ऊपर चला गया, नीचे ऐड किया, एंड फाइनली हमारे पास वी की वैल्यू कितनी आती है? 100 अपॉन 3, विच इज अवर आंसर। क्लियर? तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल बेसिक फॉर्मूला यूज किया। जब कोई भी स्पेशल पीस ना बन रहा हो, ना टाइम सेम हो ना डिस्टेंस सेम हो, तो आपको बेसिक फंडामेंटल ट्रेडिशनल पे चले जाना है, जो क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे मैंने 1000 लिया टोटल डिस्टेंस को, मान लिया। आप चाहते तो एक्स लेके सॉल्व कर सकते थे, या कुछ बच्चे और स्मार्ट बनेंगे तो वो उसको 6 का मल्टीपल ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है, तो उससे उनको ईजी पड़ जाएगा सॉल्व करने में थोड़ा सा। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट फिर भी आपको जो अच्छा लगे आप कोई भी टर्म ले सकते हो। मैंने 1000 इसलिए लिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो कि 3/4 ऑफ 1000 इज 750 एंड 1/4 इज 250। क्लियर? चलिए, आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिलेटिव स्पीड। और देखो रिलेटिव स्पीड के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड क्या है। तो बेसिकली जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, तो उनकी जो रिस्पेक्टिव स्पीड्स होती है ना, वो डिफाइन करती है कि वो कब मिलेंगे या फिर इतनी डिस्टेंस पे वो कवर किए जा सकती है उनके द्वारा। तो आप सोचो ना, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, ए इस डायरेक्शन में चल रहा है, बी भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, सो इनकी जो स्पीड होती है ना एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस होगी। तो यानी कि ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड, ये होती है रिलेटिव स्पीड। क्लियर? लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग होती है, तो इनकी जो स्पीड्स होती है ना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। वो कुछ डिस्टेंस ए ने कवर किया, कुछ डिस्टेंस बी ने कवर किया, तो टोटल जो वो ट्रैवल कर रहे हैं ना वो मिल जाता है, जितना भी दोनों ने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तब आप खुद सोचो ना, पहला वाला भी भाग रहा है, दूसरा वाला भी भाग रहा है सेम डिस्टेंस पे, तो उनको क्या करना होता है? गैप कवर करना होता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई हम क्या यूज करते हैं? उसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं, द स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी। तो रिलेटिव स्पीड का याद रखना, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और डिफरेंट डायरेक्शन में आपका क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्लियर? चल, आ जाओ इस क्वेश्चन पे। एक ये थोड़ा सा लाग रहा है, गिव मी 2 सेकंड गाइस।
ओके, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोला था कि दो फ्रेंड्स हैं 10 किलोमीटर अपार्ट, वो साथ में रन करना स्टार्ट करते हैं विद द स्पीड ऑफ 10 और 14 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। कितने देर में वो मिलेंगे? सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं ना, तो यानी कि दोनों की स्पीड को ऐड कर लो, तो 10 प्लस 14 24। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इनको? 10 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि 10 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू, जो भी आप सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा? 5/12। और ये है आर स्लो। ऑप्शन आपको मिनट्स में दिए थे, तो इंटू 60 कर दो, सॉल्व करके आपके पास आएगा दैट इज 25 मिनट्स। क्लियर? सो आई होप अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। डन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड के सिंपल ही क्वेश्चन आपको, और सीएपीएफ में सिंपल ही आएंगे। और जब थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी लगते हैं ना, वो काफी हद तक लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ व्हीकल विद अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर कंटेन्स 2 लीटर ऑफ फ्यूल। ठीक है, व्हीकल गेट्स सम डिफेक्ट एज अ रिजल्ट 5 liter fuel gets wasted per hour when the engine is on. With but with what minimum speed vehicle has to move to travel 20 kilometer with the existing amount of fuel? तो एक गाड़ी है, उसका माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर है, और उसमें उसके अंदर अभी 2 लीटर का फ्यूल है, और वो कह रही थी कुछ डिफेक्ट आ गया है गाड़ी में, जिस वजह से 5 लीटर फ्यूल पर घंटे वेस्ट हो जाता है जब गाड़ी चलती है। क्लियर? विद व्हाट मिनिमम, कितनी मिनिमम स्पीड से उस गाड़ी को चलाना होगा ताकि वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर जाए? ठीक है, जितना फ्यूल है उसके पास उतने में, यानी कि 2 लीटर फ्यूल में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते। क्लियर? तो ये क्वेश्चन देखो, पढ़ने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन देखेंगे ना, आप बोलोगे ये तो बहुत आसान सा था, इसमें इतना सॉल्विंग भी नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हो। तो देखो मेरे पास फ्यूल है 2 लीटर, माइलेज है 15 लीटर पर 15 किलोमीटर पर लीटर, फ्यूल की वेस्टेज है 5 लीटर पर आवर। तो मान लेता हूँ मैं कि इस गाड़ी की स्पीड जो है, जिस पे वो चलाएंगे हम इसको, वो है मिनिमम स्पीड एक्स। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 20 किलोमीटर जाना है मुझे, कितना टाइम, कितनी स्पीड से? एक्स स्पीड से। तो टाइम कितना हो गया? 20 अपॉन एक्स। अब मुझे एक चीज बताओ, फ्यूल कंजम्पशन कितना होगा? फ्यूल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज को कंज्यूम करने का क्या होगा? कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी और कितना रेट ऑफ कंजम्पशन है, यानी कि माइलेज कितना हो, यानी कि डिस्टेंस अपॉन माइलेज, यानी कि 20 लीटर जाने में कितना कंज्यूम होगा, डिवाइड किया बाय 16। क्लियर? नाउ फ्यूल वेस्ट भी तो होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 5 लीटर पर घंटे वेस्ट हो जाता है। तो अगर 5 घंटे पर लीटर वेस्ट होता है, तो कितने घंटे हमारी गाड़ी चली, कितना टाइम हमारी गाड़ी चली? तो 5 इंटू 20 अपॉन एक्स, यही तुम्हारा टाइम पीरियड है। तो बेसिकली कितना फ्यूल वेस्ट हुआ? 100 अपॉन एक्स फ्यूल वेस्ट हुआ। सो 20 अपॉन 15 आपका फ्यूल कंज्यूम हुआ, प्लस इतना वाला तो वेस्ट हो गया। तो दोनों को जब ऐड करूंगा, तो वो टोटल फ्यूल यानी कि 2 लीटर के बराबर होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन में कंडीशन बोली थी। तो यानी कि मेरे पास दैट इज फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंज्यूम कितना हुआ? 20 अपॉन 15। फ्यूल वेस्ट कितना हुआ? 100 अपॉन एक्स। दोनों को ऐड किया, कितने के बराबर? 2 के बराबर। सॉल्व कर लो इक्वेशन, एंड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 150 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो एक सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि अगर कहीं पे कोई भी चीज वर्क हो रहा है ना, कहीं पे कोई भी काम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम पीरियड, जितनी भी उसकी एफिशिएंसी है। कई बार एफिशिएंसी को आप रेट भी बोलते हो, रेट। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखना, तो वहां पे वो चीज आप एम्प्लॉय कर पाओ। क्लियर? चल, तो ये वाले हो गए हमारे स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। डन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे, दैट इज टाइम एंड वर्क। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सपोज ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, if बी अलोन कैन कंप्लीट इन 15 days, देन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश हो गए? देखो ये वाले क्वेश्चन करने का ना एक सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल टैक्टिस है। जैसे ए और बी ने कंप्लीट किया 10 दिन में, बी ने कंप्लीट किया 15 दिन में, तो हम ना एक अजम्पशन मानते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा, एज्यूम करते हैं। और अजम्पशन हम ऐसा करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो मान लो कि इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, मानना क्या है, मतलब एलसीएम ही निकालते हैं। सो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता? 30। सो हमने एज्यूम किया कि 30 हमारा क्या है, टोटल वर्क। क्लियर?
और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। क्लियर? सो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 30/15 यानी कि 2। और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी हो जाएगी? 30/10 यानी कि 3। सो अगर ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की 3 है और बी की 2 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 1 ही तो होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। सो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। ना टोटल टाइम टेकन बाय ए कितना होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। टोटल वर्क हमारे पास 30 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल डेज कितने लगेंगे? 30 दिन। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सो आपको बेसिकली क्या निकालना है? टोटल वर्क एज्यूम करना है बाय टेकिंग द एलसीएम। और क्या जरूरी है कि एलसीएम ही लेना है? नहीं, आप एलसीएम के भी फैक्टर्स ले सकते हो ना। मैं इसको 60 भी ले सकता था, 120 भी ले सकता हूँ, जो भी नंबर आपको लेना है, बट वो क्या होना चाहिए? यूजुअली इससे मल्टीपल होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए जो हमारे पास वैल्यूज है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन 2024 में आया था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है कि भाई क्यों ABC कैन फिनिश योर वर्क इन 2025 30 डेज। अगेन इनका एलसीएम निकाल दिया, 300 आया। ए की एफिशिएंसी आई 300/20, बी की एफिशिएंसी 300/25, सी की एफिशिएंसी 300/30। एंड चलिए फिर आगे क्या है? दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तीनों ने साथ में वर्क करना स्टार्ट किया, बट बी क्विट आफ्टर 3 डेज ऑफ वर्किंग। ओके, तो तीनों ने साथ में काम किया, तो 3 दिन बाद उन सब ने काम छोड़ दिया। क्लियर? तो मान लेते हैं कि हमारा जो ये वर्क है वो एक्स डेज में खत्म हो, मतलब एक्स डेज में पूरा काम खत्म होगा। सो मुझे इतना तो पता है ना, ए और सी ने पहले से लेके आखिरी दिन तक काम किया है, तो ए प्लस सी ने एक्स डेज काम किया है, तो ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 25 इंटू एक्स। तो इतना काम इन्होंने किया। 25 कैसा है? ए 15 था, बी 10, सी 10 था, तो 15 + 10 25। और जो बी है, बी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया ना, 3 दिन के बाद तो छोड़ के चला गया तब, तो बी इंटू 3। ठीक है, और टोटल काम कितना हो जाएगा? 300। तो बी की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 3 जा 36। इसको माइनस में सब्ट्रैक्ट करके दूसरी तरफ ले जाओ, सॉल्व करो इक्वेशन। एंड एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट इज 10 14/25। क्लियर? सो सिंपल क्वेश्चन है। एंड आपको सिर्फ एक ही प्रोसीजर दिमाग में रखना है कि आपको पहले तो टोटल वर्क निकालना है एलसीएम लेके, देन एफिशिएंसी निकालनी है। अगर एफिशिएंसी इक्वेशन फॉर्मेट में, मान लो जैसे ए प्लस बी का साथ में दे रखा है, बी प्लस सी का, सी प्लस डी का, तो आपको फिर उनको इंडिविजुअली सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशंस की तरह, जैसे आप नॉर्मली एक्स और वाई की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एंड देन फाइनली सेम तरीके से आंसर निकालना। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, बी एंड सी कैन फिनिश द सेम जॉब इन 30। तो वही आपने इसमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन, 20 है, 30 है, इसका एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, कितना ले सकते हो? 60 आ जाएगा एलसीएम। सो वही बोला कि ए और बी का, ए प्लस बी का आपके पास वैल्यू दी है, फिर बी प्लस सी की वैल्यू दी है। ठीक है, इफ ए एंड सी टुगेदर, अच्छा 24 भी था सब, 24। हाँ, तो अगर 24 भी है तो इसका फिर एलसीएम आपका 120 होगा, क्योंकि 24 5 जो 120, एक ही टेबल भी 120 में जाता है और 20 भी करता है, 120। या तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप करोगे खुद से ना। Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes, 16 minutes respectively. If both pipes are open together, after how much time B should be closed so that the tank is full? टोटल वर्क निकालने हैं आपको, तो 12 और 16 कैल्शियम निकालना है, और 12 और 16 कैल्शियम हम सबको ही पता है क्या है, दैट वुड बी 45 48। एफिशिएंसी ऑफ ए 48/12 4। एफिशिएंसी ऑफ बी 6। एफिशिएंसी निकालना मैंने आपको बता ही दिया है, दैट इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, जो भी हमको लगा है उसको करना। तो हमने एफिशिएंसी निकाली, अभी आप पढ़ो क्या होगा। If both the pipes are open together, then after how much time B should be closed? मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमको B को बंद कर देना है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि B x मिनट के लिए काम भी है और टोटल टैंक 9 मिनट में फिल हो रहा है। तो जो B अगर x मिनट काम कर रहा है, तो जो उसके साथ में A है, A ने तो पूरे 9 मिनट काम किया है ना। 9 मिनट यानी कि A इंटू 9 प्लस B ने कितने मिनट काम किया? x मिनट काम किया। A की वैल्यू कितनी है? हमने एफिशिएंसी निकाली थी 4, तो 4 9 जा 36। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 3 ने x मिनट काम किया, यानी कि 3 इंटू एक्स, और टोटल काम मिला के कितना हो जाएगा? 48 यानी कि 48। सॉल्व करो, -30x डाला, 36x, सॉरी 48 -36, एंड देन x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? दैट इज 4 मिनट्स। सिंपल। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन वही है, ठीक है, जो 2024 वाला पीवाईक्यू, और ये मैंने पहले करा रखा है, ठीक है। 2 टैप्स है वाटर के, पहला वाला 20 मिनट लेता है, दूसरा वाला 15 मिनट लेता है। एक तीसरा टैप भी है जो उसको एम्प्टी करने का काम करता है, मतलब ड्रेन पाइप का। पहले 2 भर रही है और तीसरा वाला आपका एम्प्टी करेगा। तीसरा वाला जो है वो 6 मिनट में पूरा खाली कर सकता है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमने ए और बी को टैंक में फिल किया 5 मिनट के लिए और उसके बाद सी को ओपन कर दिया, ठीक है, और ए और बी उस समय भी पानी भर ही रहे हैं, ए और बी को बंद नहीं किया है, वो चालू है। कितने मिनट बाद पूरा टैंक खाली हो जाएगा? क्लियर? तो मतलब ए और बी चालू है और सी को खोल दिया हमने 5 मिनट के बाद। तो पहले तो हमको बेसिकली टोटल वर्क निकालना है, तो उसके लिए एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। देन एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, टोटल वर्क अपॉन जितना भी टाइम लग रहा है। यहाँ पे 20 मिनट्स था तो 60 अपॉन 20 यानी कि 3 की एफिशिएंसी। दूसरे के लिए 60 अपॉन 15 4 की एफिशिएंसी। अब सी के लिए मैंने क्या किया ना, माइनस का यूज किया, क्योंकि वो ड्रेन पाइप है, वो बाहर निकाल रहा है पानी को, यानी कि -10 की एफिशिएंसी। अब उन्होंने बोला ए और बी को 5 मिनट के लिए खुला रखा हमने, ए और बी को आपने खोला है, तो यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड करो, 4 + 3 कितना होता है? 7। और कितने मिनट के लिए खोला? 5 मिनट्स के लिए। तो 7 × 5 यानी कि 35 यूनिट वाटर को क्या कर लिया उसने? स्टोर कर लिया। लेकिन 5 मिनट के बाद हमने सी भी ओपन कर दी। अब हमारे पास क्या है ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिव है, तो तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं कंबाइन। ए की 3 है, बी की 4 है, सी की -10, तो ऐड करो, सॉल्व करके टोटल आएगा -3। ओवरऑल हमारा पानी बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास कितना वाटर था? 35 यूनिट वाटर जमा हो गया था ना 5 मिनट में। तो अगर उसको -3 की एफिशिएंसी से बाहर जाने के लिए बोला जाए तो कितना टाइम लेगा? 35 अपॉन -3, आंसर आएगा आपका, दैट इज 11/2/3 मिनट्स। डन। सो दिस वाज योर आंसर। तो अगेन इन वाले क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट हर बार लगेगा, दैट इज एलसीएम निकालो, एफिशिएंसी निकालो, सॉल्व करो, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? और कुछ डिफिकल्ट भी नहीं आ सकता अगर आपको बेसिक समझ आ गए ये वाले क्वेश्चंस के, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा बच्चों को खतरनाक लगता है, बट है बहुत आसान। ए बी सी आपके 3 नल है, ठीक है। दे आर फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक विद अ ड्रेनिंग कैपेसिटी 1:2:3। ये वही वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया अभी, कि ड्रेनिंग कैपेसिटी वाली बात है, इसमें भरने का कोई कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं की गई। सो इसमें नेगेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है ना। इसमें माइनस लगा के क्या फायदा? तो मतलब क्योंकि सारे माइनस हो गए। तो उन्होंने बोला है ड्रेनिंग कैपेसिटी है 1:2:3। व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम आर ऑन, इट टेक्स 1 आवर टू ड्रेन द कंप्लीट टैंक। जब तीनों को खोल देते हैं हम, 1 घंटे में तीनों खाली हो जाते हैं। इफ ए एंड सी आर ऑन बट बी इज ऑफ, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक? तो वो कह रहे हैं कि अगर ए और सी को ही खोला है और बी को बंद रखा है तो कितनी देर में खाली करें? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना वैसी क्वेश्चन है, बस इसमें रेशियो दे दी एफिशिएंसी में, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि ए, बी और सी की एफिशिएंसी को हमने मान लिया एक्स, 2x और 3x, क्योंकि रेशियो दे रखा था ना। तो रेशियो को हमने एक्स की फॉर्मेट में, 2x की फॉर्मेट में, 3x की फॉर्मेट में ले लिया। चलिए, टोटल कितनी एफिशिएंसी हो गई फिर इसका मतलब? 6x की एफिशिएंसी हो गई। सो लेट अस अज्यूम, मैंने मान लिया कि मैंने इसको 60 टोटल वर्क, यानी कि टोटल वाटर की यूनिट जो है वो कितनी मान ली मैंने? 60। अब आप बोलोगे भैया आपने 60 क्यों मान ली? तो मत मानो। आप मानने के लिए आप 6 भी मान सकते थे, आप 60 मान सकते हो, आप 120 मान सकते हो। मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी 6x है। तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर मैं उसको 6 का मल्टीपल लूँ। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है टोटल वर्क। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 60 है, टाइम कितना है? 1 है, एफिशिएंसी मेरा 6x है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना है? 10। एफिशिएंसी ऑफ बी 20, एफिशिएंसी ऑफ सी 30। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ खोल के। आप इसको एक्स वाई जेड करके भी ज़्यादा चीज़ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टाइम कितना आ गया आपके पास? अगर मैं बोलूँ ए और सी के लिए निकालना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10। सी की एफिशिएंसी कितनी? 30। तो यानी कि
टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज टोटल वर्क, यानी कि टोटल जितना भी है अपॉन जो एफिशिएंसी है, यानी कि 10 + 30 40, तो 60/40 आपका आंसर कितना आ गया, और उसको इंटू 60 करना पड़ा, दैट इज टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट किस में चल रहा है, आवर्स में चल रहा है। तो कितना आ गया, 90 मिनट्स। डन। चल, अब एक चीज ध्यान रख लो, इसमें ना इतना करने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये कह सकता था कि 1 + 3 + 2 + 1 6 था, तो मान लो ये एफिशिएंसी है, और 1 आवर की आपकी ड्रेनिंग कैपेसिटी है, तो 6x इंटू 1, ये आपके पास टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क 6x हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 1x, और सी की कितनी है 3x, यानी कि 4x, एक्स से एक्स कट गया। तो बात वही है, मैंने बस जो आपके पास 60 लेके दिया टोटल वर्क की वैल्यू, इसलिए थी ताकि एक्स कट जाए, सिंपल फॉर्मेट में आप लिख सको समझ से। अदरवाइज अगर आपको एक्स से कोई दिक्कत नहीं तो एक्स लेके सॉल्व करना, उसने कट ही जाना है एंड में, आंसर आपका 6/4 ही आना है। उसके बाद इसको मिनट्स में चेंज करने के लिए इंटू 60 करोगे, और आंसर आपका कितना आएगा, 90 मिनट्स। क्लियर? ओके, सो ये हमारा लास्ट टाइप था, किसमें, टाइम एंड वर्क में। क्लियर? चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज अवर ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री अच्छा सेक्शन में हर बार क्वेश्चन आते, और ज्योमेट्री में दो सेक्शंस आपके सबसे फेवरेट है जहाँ से क्वेश्चन, पहला है सर्किल और दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी इसके अलावा कुछ आया नहीं है आज तक, अगर हम देखें ज्योमेट्री में, दो ही चीजें आती है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको ये डायग्राम दे रखा है एक, और हमको बोला है शेडेड रीजन की एरिया निकालना। ठीक है ना, इसको निकालने का ना बहुत सारे तरीके हैं। तो कुछ बच्चे सेगमेंट्स का एरिया निकालने सीखेंगे, कुछ ये बड़े वाले इक्विलेटरल का, फिर यहाँ से काटेंगे, फिर इसको और इसको इक्वल दिखा के उसमें से माइनस करेंगे, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। देन उसके बाद हमने क्या किया, ये तीन किया, ये तीनों इक्वलाइज्ड है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में से उतना माइनस कर दो, दो पार्ट माइनस करोगे एक पार्ट बच जाएगा। तो वो तरीके से भी कर सकते हो एक शायद, बट मेरे हिसाब से मुझे जब भी ये क्वेश्चन दिखेगा, मुझे सबसे पहले क्या दिखता है ना, जब भी कोई मुझे बोलता है ना फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट, तो जब भी सेगमेंट आता है तो समझो कि सेक्टर का ढूंढो। ये जो सेक्टर दिखता है मुझे वहाँ पे, दैट इज दिस वन। तो इस सेक्टर के एरिया में से अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर दूं, तो सीधा सीधा आंसर आएगा। तो लंबा ट्राइंगल में क्यों जाना है ना? चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक और चीज का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, दैट इज, एक सेकेंड, इसको सारा जूम इन करते हैं पहले। देखो, जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार है। ये जो एंगल है ना अंदर थीटा, ये मैंने छोटा सा बनाया डी पे, बीडीसी। तो जो बीडीसी थीटा एंगल है ये कितना है मुझे पता है। कैसे पता है, कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल एंगल है तो 60 होगा। और हमारे पास एक होती है डबल एंगल थ्योरम। डबल एंगल थ्योरम कहती है कि अगर किसी सेगमेंट से, जैसे कि बीसी सेगमेंट है, इससे कोई एंगल सेंटर पे, सेंटर पॉइंट पे सबटेंड होता है, और एक दूसरा एंगल किसी भी जगह पे इस पूरे सर्कल में किसी भी पॉइंट पर सरकमफेरेंस पे बनता है, जैसे कि हमारा ए बन रहा है इस पॉइंट पे, तो वो जो एंगल बनता है ना सेंटर पे, वो डबल होता है इसका, जो ये सरकमफेरेंस पे बनता है जो एंगल उसके, यानी कि सरकमफेरेंस तो हमारा 60 बन रहा है, तो अंदर वाला जो एंगल होगा ये अपने आप में क्या होगा, 120 होगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद आपके पास एक और फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। क्लियर? ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ए बी क्या होती है, आपकी एडजेसेंट साइड्स होती है, थीटा जो उन दो साइड्स के बीच का एंगल हो। क्लियर? ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। पहले तो सेक्टर निकालेंगे ना, सेक्टर में से वो एरिया माइनस करेंगे हम ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नो, थीटा अपॉन 360 को हम कितना लिख सकते हैं, थीटा कितना है 120 है, तो 120 अपॉन 360 पाए, आर गायब हो जाएगा बिकॉज आर की वैल्यू 1 दे रखी थी क्वेश्चन में, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। इसको काटोगे तो हमारे पास आएगा पाई अपॉन 3। सिमिलरली एरिया ऑफ बी डी से निकाला हमने, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल दे रखा है इसका। सो ये कितना होगा, हाफ इंटू बी डी इंटू सी डी इंटू साइन थीटा।
तो बी डी और सी डी दोनों क्या है, रेडियस है, ये और ये। रेडियस की वैल्यू T1 है, तो साइन थीटा कितना होता है, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही आपकी साइन 120 की वैल्यू देते हो। क्लियर? तो सॉल्व किया तो कितना आ गया, √3/4। दोनों को माइनस करना है ना, सेक्टर वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर दो। जैसे ही आप माइनस करोगे आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी 5/3 माइनस √3/4। क्लियर है? नेक्स्ट है, थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच टच ईच अबव, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है पी क्यू आर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर? क्लियर है? तो ऐसा है, देखो डायग्राम। तो 3 सर्कल है हमारे पास, ए बी एंड सी, तीनों टच कर रहे हैं यहाँ पे, पी पे, क्यू पे, आर पे। ठीक है, ये आपका आर, ये क्यू है, पी है। अब वो कह रहे हैं कि इन तीनों का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और जब भी आप देखें ना, यहाँ से लेके ये 5 है, ये वाला भी 5 है, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, वो 5 है, ये भी 5 है, स्ट्रेट लाइन, ये ट्राइंगल ही तो बन रहा है। तो मेरा जो सिंपल से इसमें अप्रोच होती थी, तो अगर मैं इसको साइड में उठा के बना दूँ किसी की, ये कुछ ऐसा है, ये ये मान लो अगर आपका ए है, बी है, सी है, तो ए बी के बीच में कौन सा आपका पी है, और बी सी के बीच में आपके पास क्यू है। ठीक है, और ये वाला आर। तो ये जो, बस जैसे ही आपको ये डायग्राम दिख रहा है, मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको यहीं से, मुझे तो आंसर यहीं से दिख गया था। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, देखो, अगर आपने क्लास 9-10 की मैथ्स में देखा है, एक चैप्टर होता था, मुझे याद है, ट्राइंगल्स का, तो उसमें यही था। तो उसमें एक चीज बोली थी कि जब भी मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट्स होते हैं ना ट्राइंगल को, साइड्स को, उनको ज्वाइन करता है, तो वो 4 इक्वल ट्राइंगल्स बनाता है, 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये जो अंदर बन रहे हैं, ये और ये 4 इक्वल ट्राइंगल्स है। तो यानी कि इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का ये 1/4 ही होगा। ठीक है, कितना होगा, 1/4। तो हमको बोला है पी क्यू आर एस निकालना है, तो सीधा सीधा निकाल देते हैं ना, 1/4 ही निकाल देते हैं बड़े वाले का। तो बड़े वाले का एंगल कितना बनेगा, मीन्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4। ठीक है, आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पे तो ए स्क्वायर होता है वैसे, दैट इज साइड स्क्वायर, बट यहाँ पे आर मान लो, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है ना ये, सॉरी 5 नहीं, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी होगा, सॉरी 10 इंटू 10। तो काट लो इसको, कितना हो जाएगा, ये आया आपके पास अपॉन 4 था ना, तो 3 से 2 कट गया, 2 2 जो 9। ठीक है, 2 5 जो 5 5, तो हमारे पास आता है दैट इज √3 इंटू 25। क्लियर? तो 25 इंटू √3 इंटू 25 हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इसको अपॉन 4 कर दो, हाथ हो गया हम सब सीधा, 1/4। सो दैट इज योर बीच वाला, दैट इज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर डन। पर अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप बोल रहे हो कि मुझे ट्रेडिशनल से कुछ करा दो, तो ये आप करो मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपने पढ़ी होगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती थी कि अगर कहीं पे कोई मिड पॉइंट है, जैसे कि ये मिड पॉइंट है बीच में, जैसे ये आर आपका क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट है, क्यू आपका बी और सी का मिड पॉइंट है, तो ये जो ए बी है और ये आर क्यू एन के बीच में एक रिलेशन होता था। वो रिलेशन होता था कि आर क्यू असलियत में आपका क्या होता था, ए बी का आधा होता था। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, ए बी सी, तो ये जो पी क्यू है वो आपका बी सी का आधा है, यानी कि बी सी कितना है, 10 है, 10 का आधा 5। तो ये वैल्यू कितनी आती है पी क्यू की, पी क्यू कम्स आउट टू बी, सॉरी पी आर कम्स आउट टू बी 5। उसी तरह आपका ये वाला भी, ये दोनों, ये वाली साइड भी 5 आ जाएगी, ये वाली साइड भी 5 आ जाएगी। सो बीच वाला भी आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा। सो तीनों साइड्स 5 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फॉर्मूला लगाओ √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 इंटू 5 स्क्वायर, और आंसर आता है आपका 25 √3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? डन। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, जैसे चाहे वैसे करो, मैं कभी फॉर्मूले पे नहीं जाता, मुझे वो पहले ही दिख रहा था कि डायग्राम बनाते ही कि वो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है,
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं कराऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, ये मैं करवा चुका हूँ। 2024 का पीवाईक्यू है। अ, वो बोल रहे हैं कि द एंगल मेड बाय सेक्टर हैविंग 1/6 द एरिया ऑफ समर सर्कल। तो आप कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, चलो। ये मैंने करा रखा है, अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ये अच्छा-सा क्वेश्चन है, पता है? ये क्वेश्चन ना मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ डालूँ उसको, ये सिर्फ़ मेरी रीज़निंग का क्वेश्चन है। अ, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको हमको ज्योमेट्री में पढ़ना चाहिए, बट फिर भी मैं डाल दूँ यहाँ थोड़ा-सा। A triangle is formed with the vertices of 0, 0, 0, 100 and 100, 100. What is the number of points inside the triangle with integer coordinates? देखो, इस क्वेश्चन को आराम से समझे। ये थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जब मेरे को बोला गया ना कि मुझे ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पहले तो मुझे डायग्राम बनाने आने चाहिए, ठीक है, डायग्राम बनाना है। तो पहला कोऑर्डिनेट इन्होंने बोला 0, 0, तो मैंने एक एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। तो दोनों एक्सिस में नहीं, और मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो 0, 0 प्लॉट किया, फिर 0, 100 प्लॉट किया, फिर मैंने 100, 100 प्लॉट किया। तो एक ट्रायंगल तो बन ही रहा है, बन रहा है ना ये वाला? एक ये ट्रायंगल है ये। नाउ वो कह रहे हैं कि आप हमको ये बताओ कि कितने ऐसे कोऑर्डिनेट है, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, क्या जो आपके मतलब बेसिकली आपके फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होने चाहिए। कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है जो इसके बीच में आ सकते हो? अब इंटीजर में बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर और भैया नेगेटिव भी तो आता है। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि नेगेटिव की तरफ जाना ही क्यों है? नेगेटिव में तो है ही नहीं ना, ये सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव वाले। ठीक है, चलो। तो 0 से लेके आगे तक। सो अब अगर आप देख लो कि मुझे बीच के निकालने हैं, तो जब ये वाला कोऑर्डिनेट मैं लेता हूँ, 0 वाला, 0, 100, तो इसके बगल में जस्ट एक कोऑर्डिनेट आगे एक्स एक्सिस में क्या बनेगा? 1, 100। फिर ठीक आगे क्या बनेगा? 2, 100, 3, 100, ऐसे बनते जाएंगे आगे आके, और एंड में जाके बनेगा यहाँ आखिरी वाला 100, 100। डन। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है जो मैंने गिने अभी, 1, 100 से लेके पूरे टोटल 100, 100, ये कितने? 100 कोऑर्डिनेट्स। ये कितने मीन्स ये तो ऑन द लाइन है, ऑन द एज ऑफ द ट्राइंगल पे। सो हमको ये तो गिनने नहीं है, हमको चाहिए जो ट्राइंगल के अंदर है। क्लियर है? साइड्स पे नहीं। तो चलो फिर नीचे आ जाते हैं, एक कदम नीचे आते हैं। तो यहाँ पे 0, 100 कोऑर्डिनेट्स था ना, तो 0, 99 पा, तो 0, 99 भी तो लाइन पे ही होगा हमारे पास। क्लियर? और चूंकि वो 0, 99 आपका लाइन पे, तो उसको नहीं काउंट करेंगे। तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? अगला वाला 1, 99। ठीक है, उसी तरह अगला वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 1, 98। अगला होगा 2, सॉरी, हाँ बोल रहा हूँ मैं, हाँ सॉरी, 1, 98। 98 क्यों बोल रहा हूँ? सॉरी, हम 99 वाली लाइन पे चल रहा है ना ये वाली। सो 1, 99, फिर होगा 2, 99, फिर 3, 99, 4, 99, एंड अप टू कब तक चलेगा ये? 99, 99, क्योंकि नीचे भी तो आ रहा है। तो अगले वाली लाइन पे ये खत्म कहाँ पे होगा? 98, 98। ठीक है। सो मैंने एक चीज नोटिस करी, अगर मैं कसम से समझ पाऊँ, कि दैट इज कि अगर मैं स्टार्टिंग करूँगा यहाँ से सेकंड वाली लाइन से, तो यानी कि 1, 99 को पहले लिया, फिर 2 कॉमा लिया, फिर 3 कॉमा लिया, तो आखिरी वाला 99, 99 लिया, है ना? तो कितने टर्म्स होंगे इसमें? 99 टर्म्स को है, 1 से लेके 99 तक जा रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 99। लेकिन 99 वाला जो टर्म है, वो तो लाइन पे आ गया ना, उसको काउंट नहीं करूँगा। तो यानी कि मेरे पास कितने हैं एक्चुअली में? 98। सो जो मेरी पहली लाइन आई, उसमें 98 है। तो इसके नीचे वाली लाइन होगी जो, उसमें कितने होंगे? अगली वाली लाइन में 1 कम हो जाएगा ना फिर। क्योंकि यहाँ पे हमने बोला जो लास्ट वाला क्या है, 98 कॉमा 98 होगा। 1 कम हो गया, यानी कि 97। फिर अगले वाले में कितना होगा? 96 होगा। फिर अगले वाले में 95 होंगे। ऐसे ही चलते, 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 चलते आखिरी वाले में 1 होगा। क्लियर? सो बेसिकली मेरे पास एक सीरीज़ बन गई है जिसमें हम 1 से लेके 98 तक नंबर है। और इन सबको जब मैं ऐड कर दूँ, तो बेसिकली वही तो हमको निकालने हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इन सबको मुझे ऐड करना है 1 से लेके 98 तक।
अब आप बोलोगे 1 से नंबर 1 से लेकर 98 तक भैया कैसे ऐड करें? तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको पहले वीडियो के फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स दैट इज़ n+1 ठीक है? अपॉन 2 आपको बस वही फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर? बस। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओ n+1 अपॉन 2 एंड आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ हियर 4851 कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो आपको विजुअलाइज़ेशन करना पड़ेगा अपने दिमाग में या आपके डायग्राम में आपको बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेन ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वाला है। सिमिलर ट्रायंगल की भी एक और कॉन्सेप्ट भी चलिए बताता हूँ ना पहले क्वेश्चन का। द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इज सच दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। पॉइंट डी इज पिक्ड ऑन बीसी सच दैट ट्रायंगल एबीसी एंड डीबी आर सिमिलर। पहले ही बोल दिया कि सिमिलर है। AB रेशियो BC MN N रेशियो N के बराबर है। What is the ratio area of triangle ABC and triangle ABD? क्लियर? चलिए देखो डायग्राम कुछ इस प्रकार का है जो आपको समझ आ रहा होगा। ABC है, D कोई पॉइंट है और उन्होंने बोला है कि जो ABC और दूसरा क्या बोला है DBO DBO वो क्या है आपस में सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है, जब भी सिमिलैरिटी की बात हो क्वेश्चन में गिवन हो ना, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग देखने होते हैं। कॉरस्पॉन्ड किसे करता है? यहाँ पे देखो ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? बी डी के। उस तरह बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? बी ए के। उसी तरह ए सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? डी ए के। क्लियर? इसी तरह आपका कॉरस्पॉन्डेंस चलता है। तो आपको देखना पड़ता है किस तरीके से लिखा गया है क्वेश्चन। क्लियर? चलिए सो हमारे पास क्या है ना, एक और पॉइंट है जो हमको समझना है। वो ये है कि जो आपके पास क्या होता है ना, मान लो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, अगर कहीं पे भी कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए रेशियो बी है, तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। इसको बस अपने दिमाग में बैठा के ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आ जाएगा दोबारा भी। सीएपीएफ में एक ही बार आया है बट इसका मतलब दोबारा नहीं आएगा। बट बाकी जो यूपीएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, यूपीएससी सीडीएस का हो गया, इन एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम आ चुका है बस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम के लिए क्यूब कर देना है और आपके पास जो एरिया है उसके लिए आपको स्क्वायर कर देना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पर। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस आपको इतना सा कॉन्सेप्ट पता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी है मुझे, तो मुझे पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बीसी और बीए ले ली मैंने। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये था ना बीसी था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में बीए, तो बीसी अपॉन बीए। तो बीसी की वैल्यू कितनी थी? एन। और बीए की वैल्यू कितनी है? एम। तो इसका स्क्वायर कर लो तो आंसर कितना है? एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। क्लियर? बस कॉरस्पॉन्डिंग साइड सही से पकड़नी होती है आप, अदरवाइज दिक्कत आती है। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन में जो दिया है ना, जैसे एबीसी ट्राइंगल और डीबीए, उसको अच्छे से समझो। ये वो बहुत जरूरी है। डन। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। मेंसुरेशन तो आई थिंक सभी को पता है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ब्रांड, तो सब कुछ ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और आपको बस केयरफुल रहना है क्योंकि कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो एक क्यूबिकल कंटेनर है, लेंथ ब्रेथ और हाइट उसकी 10 है और उसमें एग्जैक्टली 1 लीटर ऑफ वाटर रहता है। एंड स्पेरिकल कंटेनर है जिसका रेडियस 10.5 है। तो वो कह रहे हैं कि कितना उसमें पानी होगा, तो ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सीधी बात है ना बच्चों कि आपके पास क्या है। अच्छा, देखिए तो हमको दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब यानी कि 1000 सेंटीमीटर की। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कैन होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कैन होल्ड 1/1000 लीटर ऑफ वाटर। ये तो जनरल नॉलेज भी है कन्वर्जन का, बट फिर भी क्वेश्चन में दिया है तो मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल कंटेनर। क्लियर? तो स्फेयर का आपका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? ये तो बहुत ही जेनरिक है, 4/3 पाई आर क्यूब।
तो वैल्यूज प्लेस करो, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 100 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 तो क्यूब ले लिया। सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आएगा 4857। क्लियर। अब हमारे पास 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब विल होल्ड, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 है तो 4851 में क्या होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4.851 लीटर्स। अब ऑप्शन में फटाफट चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में हमारे पास कौन सा है। तो मोर देन 4 लीटर्स बट लेस देन 5 लीटर, नहीं, मोर देन 4.5 लीटर्स बट लेस देन 5 लीटर, ये रहा। क्योंकि हमारा 4.8 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, सी। क्लियर। चल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमेशा आता है। ठीक है, स्पेरिकल बॉल्स है हमारे पास, उसको मेल्ट करके बनाया गया, दो नई बॉल्स बनाई गई, उनके डायमीटर्स का रेशियो दे रखा है 1:2, एंड देन हमको बोला है कि हमको ओरिजिनल वाले का और स्मॉलर वाली बॉल का रेशियो निकालना है वॉल्यूम का। क्लियर। अगेन सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आ जाओ सॉल्यूशन निकालते हैं। क्लियर। तो ओरिजिनल रेडियस हमारे पास क्या है, आर मान लेते हैं, और छोटे वालों का R1 और R2 मान लेते हैं। उनके डायमीटर का रेशियो 1:2 था, तो उनकी जो रेडियस है उसका रेशियो भी क्या होगा, 1:2 ही होगा, क्योंकि रेशियोज पर फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो सेम चीज से। क्लियर। चलिए, तो R1 और R2 को देख के हमको पता चला R1/R2 इज इक्वल टू 1/2। तो छोटा वाला कौन है इसमें, R1 है। तो मैंने क्या किया, R2 की वैल्यू को ना R1 के टर्म्स में निकाल दिया, R2 इज इक्वल टू 2R1। ठीक है, क्योंकि बाद में मुझे सब्स्टिट्यूट करना होगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया कि क्वेश्चन में बोला था कि जो छोटा वाला स्पेयर है उसका ओरिजिनल के साथ वॉल्यूम निकालना है, जो बड़ा वाला स्पेयर है उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है ना। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर। क्लियर। चलिए, 4/3 πr³ 4/3 πr³ 4/3 πr। बस अंतर क्या है, यहाँ पे R³ है, यहाँ पे R1 क्यूब और यहाँ पे R2। सारी चीजें कट कैंसिल हो जाएंगी, 4/3 पाए कट जाएंगे, बचेगा क्या, R³ इज इक्वल टू R1³ प्लस R2³। R2 की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा 2R1 से। तो मेरे पास 2 2 जा 4 2 जा 8, उसका क्यूब किया 8R1³ R1, 8R1³ प्लस R1³ कितना होता है हमारे पास, 9R1³। एंड फाइनली सो R1³ अपॉन R का क्यूब, कैपिटल R का, इज इक्वल्स टू कितना आया, 1/9। अब मुझे बताओ कि मुझे वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम में भी तो यही पे पहुंचूंगा मैं। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ R1³। और दूसरे के लिए मैं क्या करूंगा, 4/3 कैपिटल R क्यूब, यही निकालूंगा ना फाइनल आंसर के लिए, क्योंकि स्मॉलर वाले क्यूब स्पेयर का और जो हमारे पास क्या है ओरिजिनल वाला स्फेयर है उसका रेशियो पूछा था। तो 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो R³ R1³ और कैपिटल R³ इसी का रेशियो तो चाहिए, मिलेगा मुझे वॉल्यूम में। सो आंसर कितना आएगा, 1:9। तो मुझे दोबारा सॉल्व भी नहीं करना उस चीज को। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप दिस इज क्लियर। तुम्हारा आंसर इसमें कितना था, 1:9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्क लेंथ और रेडियस वाला। तो इसमें एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, देखो, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। एल होती है आपकी आर्क लेंथ, ठीक है, और आर आपका रेडियस होता है। क्लियर। चल, ना हमारे पास आर्क लेंथ दे रखी 15, रेडियस है 10, फॉर्मूला लगा है थीटा इज इक्वल्स टू L/R। तो 15/10 आपके पास रेडियन हो गया। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपके पास जब ये फॉर्मूला लगता है थीटा इक्वल्स टू L/R, तो ये रेडियंस में होता है हमेशा। रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगल, ठीक है, जैसे डिग्री होती है। तो रेडियन से डिग्री में चेंज करने का सिंपल तरीका है, दैट इज 180/π से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आपकी रेडियन में। तो मैंने वही किया, 15/10 को 180/π से मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास आंसर आता है 1.5 इंटू 180/, डन। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वो क्या होता है, θ/360 इंटू πr², और उसमें प्लेस कर दिया ऊपर वाली वैल्यू को। जैसे ही मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो चीज़ काटने वाली, जैसे पाई से पाई कट गया, कट कर लो, तुम सॉल्व करो,
आपका आंसर आएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डन। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें आपको पता होना चाहिए आर्क लेंथ का फॉर्मूला। अगर आपको ये पता है तो बहुत है, अगर नहीं पता तो दिक्कत है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, आपको पता ही होना चाहिए। चलिए, अब ऐसे क्लास 11 की फिजिक्स में भी ये यूज होता है फर्स्ट चैप्टर में, पैरेलल मेथड निकालते फिर याद है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 मेटेलिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आर मेल्टेड इनटू वन बॉल। डायमीटर बताना है नई बॉल का। अगेन वेरी सिंपल टाइप ऑफ मेंसुरेशन क्वेश्चन। ठीक है, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन कि 8 छोटी छोटी बॉल्स हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की, तो यही तो है। मैं ये बोल सकता हूँ ना कि बेसिकली वॉल्यूम ऑफ 8 balls इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल, वन बिग बॉल। 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, देन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। मुझे ये आर पता नहीं है अभी तक, रेडियस बड़ा वाला, ये वाले पता है, सॉल्व किया तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर, 4/3 पाई वगैरह मैंने कट कर दिया, मेरे को लगा उसकी कोई जरूरत ही नहीं। क्लियर, चल। सो 8 इंटू 1 क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल आर का क्यूब। सॉल्व करोगे कितना आएगा आपके पास, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आता है, 2। अब अगर मेरे पास रेडियस 2 आ गया नई वाली स्पेरिकल बॉल का, तो उसका डायमीटर कितना होगा, 2 2 4, यानी कि का डबल 4 सेंटीमीटर। सो आंसर आ गया, सिंपल सा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को रटा होगा ये वाला। इफ अ सर्किल एंड अ स्क्वायर हैव द सेम डायमीटर देन क्या होगा। तो अब रटने वाले बच्चों का तो अच्छी बात है, उन्होंने याद किया तो अच्छी बात है। ठीक है, 2 सेकंड में टिक मार के आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने याद नहीं किया उनको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर बराबर है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ से मेरे पास जो एक रिलेशन बन के आता है वो यही है, ए इज इक्वल्स टू पाई आर अपॉन 2। डन। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। उसी तरह मेरे पास एरिया ऑफ सर्किल आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो तो हमको पता ही है। अब नीचे हमको क्या करना है, सिर्फ रेशियो, रेशियो करके हम पता लगा लेंगे ना कौन ज्यादा है कौन कम है। एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्किल, आपको एक पाई से इस पाई को काट दिया, फिर हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, पाई अपॉन 4 बचा। पाई की वैल्यू 22/7 रखी, सॉल्व किया, आया कितना, 22/28। इसको कट किया, 11/14। अब खुद ही देख लो ना, न्यूमरेटर में हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर था वो 11 है, एरिया ऑफ सर्किल डिनोमिनेटर में 14 है, तो बड़ा कौन है, बड़ा हमारे पास ऑब्वियसली क्या है, एरिया ऑफ सर्किल। तो दैट मीन्स हमको स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी जहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल बड़ा बोला हो, तो कौन सी वाली सर्किल है, तो ये रहा, द एरिया ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। खत्म। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। नाउ, अच्छा क्वेश्चन है, लंबा सा दिया है, कंफ्यूजिंग के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ना ये ऐसे ही करते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देते हैं, सर्कल को थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट को थोड़ा लंबा खींच देंगे ताकि बच्चे पढ़ने में भी थोड़ा खौफ खा जाए, बट आपको पढ़ना है। मोस्टली ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है। दीज देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक के अंदर एक। ठीक है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 100 मीटर एंड 110 मीटर रिस्पेक्टिवली, व्हील ऑफ रेडियस इज 30। एक 30 रेडियस का व्हील है, उसको रोल कराया स्मॉलर सर्किल के ऊपर, और एक अनदर व्हील है, कोई दूसरा चक्का है जिसको रोल कराया लार्जर सर्किल को। दे कंप्लीटेड 1 रिवॉल्यूशन। जब उन्होंने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, दे हैव फाउंड दैट टू व्हील्स रोल्ड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जो चक्कर आपने घुमाए हैं, मतलब जो व्हील आपने ये छोटे वाले में घुमाया और जो व्हील आपने बड़े वाले में घुमाया, दोनों ने सेम नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं। ठीक है, ऑन देयर यूजुअल ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉल व्हील। अंदर वाले में तो 30 बोला था ना, 30 सेंटीमीटर का, और बाहर वाले में पता ही नहीं, तुमको वही निकाल दो। क्लियर। लेकिन सबसे बड़ा क्लू इसमें हमको बोला है कि दे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव रोल्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि उनके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या है, बराबर है।
मतलब जितना स्मॉल वाले व्हील ने किया है उतना ही बड़े वाले व्हील ने भी रिवॉल्यूशंस मारे हैं, अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में। क्लियर? तो बस चलो उसी पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो देखो, रिवॉल्यूशन ऑफ द स्मॉल व्हील निकाल दूंगा तो रिवॉल्यूशन ऑफ लार्जर व्हील आ जाएगा। स्मॉल व्हील का सिंपल सा चक्कर है कि रिवॉल्यूशन कैसे निकालते हो। सिंपल कहानी है ना, कितना डिस्टेंस है तुम्हारे पास और कितना आपने कवर कर लो। एक व्हील एक बार में कितना कवर कर सकता है एक चक्कर में। तो अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है मान लो, जो मेरे को कवर करनी है, इस केस में हमको ये स्मॉलर सर्किल का जो सरकमफेरेंस है ये कवर करना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्किल, ठीक है। अब ये बताओ कि जो ये व्हील है जो घूम रहा है स्मॉलर सरकमफेरेंस के ऊपर, इसका खुद का सरकमफेरेंस कितना है? क्योंकि एक चक्कर मारने पे वो उतना ही तो कवर कर पाएगा। तो मैंने निकाल दिया, इसका फॉर्मूला कितना है, 2 पाई आर। तो 2 पाई 30, 2 पाई इंटू 30, बिकॉज दैट इज द डिस्टेंस इट विल कवर इन द वन राउंड। तो टोटल इसको डिवाइड किया, कट किया, तो टोटल कितने रिवॉल्यूशन मारे उसने, 10/3 रिवॉल्यूशन। अब छोटे वाले व्हील ने अगर 10/3 रिवॉल्यूशन मारे हैं, तो यानी कि बड़े वाले ने भी इतने ही मारे होंगे। क्लियर? तो वही फॉर्मूला, रिवॉल्यूशन बाय सेकंड व्हील, पेरीमीटर ऑफ लार्जेस्ट सर्किल अपॉन पेरीमीटर ऑफ द व्हील। तो रखो फॉर्मूले पे 2 पाई आर यानी कि 110 इन 2 पाई अपॉन कैपिटल आर, हमको पता नहीं है अभी, और रिवॉल्यूशन पता है हमको 10/3। सॉल्व करोगे वैल्यू को, तो आर की वैल्यू कितनी आती है, 30। डन। सिंपल सा है, बेसिक फंडामेंटल्स है। अगर किसी को रिवॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है ना, एक तो इतने सारे सर्कल्स है, तो आपको बताता हूँ। वो बेसिकली कह रहे हैं कि एक आपके पास क्या है, ये है कहानी कि आपके पास इस- जैसे ये सर्कल है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा एक और सर्कल है। अब वो कह रहे हैं कि इस वाले पे एक कोई चक्कर है, एक व्हील है, आपने एक छोटा सा व्हील है, वो घुमाया। अब बात ये है ना कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितनी बार घूमेगा। वो जितनी बार भी घुमा होगा इसको पूरा कवर करने में, उतना ही एक बड़ा व्हील या दूसरे साइज का व्हील है जो इस बड़े वाले में घुमा है, और उसने भी उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स घूमकर कंप्लीट कर लिया इसका एक चक्कर बड़े वाले सर्कल का। ठीक है, तो हमको क्या करना है, रिस्पेक्टिव देखना है कि इनके कितने रिवॉल्यूशन है। क्लियर? तो रिवॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये टोटल इसका सर्कमफेरेंस यही तो कवर करना है। तो सर्कमफेरेंस अपॉन जो बेसिकली सर्कमफेरेंस अपॉन ये हमारे पास इस वाले व्हील का जो पेरीमीटर है, क्योंकि कितने चक्कर मारेगा ये तभी तो पता चल पाएगा। दैट्स इट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेरीमीटर। क्लियर? क्या? सो आई होप दिस इज क्लियर। इफ नॉट, दोबारा से वीडियो रिमाइंड करके देखो। फिर भी कोई चीज़ समझना है तो मुझे, मैंने बोला है टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अ, हमारे बाकी के 5 टॉपिक बचते हैं, वो मैं थर्ड पार्ट में कवर करूँगा। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो इतना लेट अपलोड हुआ, मैं चाहता नहीं था इतना गैप हो। अभी कोशिश करूँगा अगली वीडियो जल्दी से जल्दी लो, बिकॉज़ आई नो कि एग्ज़ाम पास में है एंड सबको जल्दी से सिलेबस कंप्लीट चाहिए। अ, सो अगेन आई वुड से कि कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड एज़ यू आर, एंड श्योरली द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। ठीक है? चलिए, जय हिंद।